बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियान बहला, नौजवानों और दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दे के पीछे बैठकर सुनने वालों, मेरी माओं बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि जानते हैं आप, तेलंगाना के अंदर इलेक्शन का माहौल है। हर आदमी पेटों में मुंडियां डालते हुए, पावा पड़ते हुए ये कारोबार जबरदस्त चल रहा है। मगर आज हिंदुस्तान की आजादी 70 साल हो गए, मगर आज तेलंगाना जहां का वहीं रहेगा। मैं आज इस जलसे का आगाज शुरू करता हूं अल्लाह और मौला के नाम से। शहर हैदराबाद के अंदर हर जगह जगह एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। हैदराबाद की आवाम को गुमराह करने की साजिशें चल रही है। लोगों को डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता, मगर तेलंगाना और हैदराबाद के मुसलमानों से मेरी अपील है कि आज ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ, मगर आपको इस बार वोट सोच समझ के देना है। ये वोट नौजवानों का भविष्य है। इलेक्शन का दौर है, कहीं कोई पैसे देते हैं तो कहीं चिकन देता है, तो कहीं शराब की बाटल देता है, तो कहीं मुर्गी दे देते हैं। सबके पैसे ले लो, ये तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा ही खून चूस कर जमा करा हुआ माल है। ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैदान में आ चुकी है, मगर आज हिंदुस्तान के अंदर जब से 2014 में बीजेपी सेंटर में बैठी है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को बेसिकली माली हालत से कमजोर बनाने की साजिशें चल रही है। 2014 के बाद बीजेपी इख्तियार पर आई, चंद गद्दार उनसे मिलते रहे, मुसलमानों के वोट लेकर बीजेपी के साथ मुसलमानों को कमजोर करने की साजिशें बनाते रहे। सारे हिंदुस्तान का आलम आज आप देख रहे हैं, कत्ल गारतगिरी चल रही है, तो कहीं बेटी की अजमत रेजी लूटी जा रही है, कहीं जमीन खींची जा रही है, तो कहीं मुसलमानों का दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हम वोट तुम लोगों को क्यों देना, वो बताओ। उसके अंदर तेलंगाना से रिलेटेड ये केसीआर, ये भी एक बीजेपी का एजेंट है। जब से 9 साल के अंदर मस्जिदों को तोड़ने का कारोबार किया, हिंदुस्तान के अंदर इतनी बीजेपी बड़ी ताकत कत्लेआम मचाती रही, तो ये मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ता रहा। सेक्रेटरीट के मस्जिदों को तोड़ दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया, 2 मस्जिदों को तोड़ दिया, एक को बना रहा है। सब्सिडी हमको देने के बदले सब्सिडी वो ले रहा है, और मुसलमानों की तादाद खामोश है। हम हर चीज बर्दाश्त करते हैं, हमारे इबादतगाहों को तोड़ नहीं सकते, मगर अब तोड़ रहा है। तुम्हारे वोट लेकर तुम्हें कमजोर किया जा रहा है।
ہندوستان کے اندر بہو بیٹی کا جینا مشکل ہو چکا ہے. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ بتاؤ کتنے مسلمانوں کو قربانی دینا ہوگا؟ کتنی بہو بیٹیوں کی ابھی عظمت ریزی کرنی ہوگی؟ بتاؤ. مگر آج یہ ایک اہم الیکشن ہے. اگر آج اس الیکشن کو بھی تم لوگ نارمل الیکشن کی طرح ہلکے میں لے لیے تو پھر یہ بیوہ کی فریاد سنانے نہیں آنا بھائی. سیدھی سیدھی بات ہے. ہماری ابھی نئی نئی پولیٹیکل ہے, ہم میدان میں ہیں. وہ لوگ 50 سال ہو گئے, ہم صرف 3 سال ہو گئے. 3 سال کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. مگر آج یہ کے سی آر ڈیولپمنٹ کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا. وقت پہ جائیدادوں کو ختم کر دیا, 12% کے نام پہ دھوکہ دے دیا, بچوں کے ایجوکیشن کو ختم کر دیا, کالجز کو بند کر دیے, کئی ہزار اسکولوں کو بند کر دیا. تم کو پڑھنے ہی نہیں دے رہا. جو کہ انسان کی طاقت ایجوکیشن ہے وہی بند کر دیا. گورنمنٹ کے 700 سے زیادہ اسکول بند ہو گئے, 400 چلر کالجز بند ہو گئے. اگر ہم پڑھنا تو کہاں پڑھنا؟ کوئی اپائنٹمنٹ نہیں, کوئی نوکریاں نہیں ہے. یاد رکھ کے سی آر, اب تیری کشتی تیری کار ڈوبنے والی ہے. ہم پنچر لگانے کے لیے تیار ہیں. مگر آج تلنگانہ کے اندر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, جتنے بھی لوگ تمہارے پاس آئیں گے سب کا پیسہ لے لو, مگر کسی کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس بار گھروں سے نکلنا ہوگا. جب مسجدوں کو توڑا گیا لوگ خاموش تماشا دیکھتے رہے. فکر مت کرو, میں 2000 کونسل الیکشن میں بھی اسی جگہ سے منچ سے کہہ رہا تھا, اگر تم لوگ مسجدات توڑنے والے, کیرلا توڑنے والے, آشو خانے توڑنے والوں کو اگر ووٹ دیں گے تو مولا کے پاس جانے کے بعد حشر کے دن میں تم لوگوں کا دامن تھاموں گا. میں کوئی امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی نماز پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. مگر آج آپ لوگوں کو دیکھ سمجھ کے دینا ہوگا. جب سے کے سی آر آ گیا تلنگانہ میں 9 سال کے اندر پورا تلنگانہ تباہ کر کے رکھ دیا. کہیں پر نوکریوں کی پریشانی. آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر 2000 کروڑ کا سالانہ اسکام ہوتا ہے. ایجوکیشن کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے. کالجز ختم ہو گئے. ہمارے بچے پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ کون سے اسکول میں جائیں گے؟ صرف پرائیویٹ اسکولوں کو لانچ کر دیے. فیس اتنی مہنگی, گرانی اتنی مہنگی, کیا ہوگا اس دیش کا؟ مگر آج میں پھر سے ادباً گزارش کرتا ہوں, میں ادھر ادھر کے بات آپ لوگوں کو نہیں بولتا ہوں, بیسیکلی بات ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں. 70 سال میں آج تم یہی ہے, 70 سال پہلے تمہارے والد صاحب یہی رہتے تھے. تم کو کیا ملا بتاؤ؟ 70 سال میں 70 سال ووٹ دیتے رہے, مگر تم لوگوں کو کیا ملا؟ ہندوستان کی آزادی آ گئی, رکشا چلانے والا آٹو چلا رہا ہے, منڈی پہ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا ہے, کوئی ترقی نہیں. نورکھا بازار میں آج روڈ آج بھی 20 فٹ کی تھی, 50 سال پہلے بھی 20 فٹ کی تھی. مگر ایک بار چار مینار سے ہمارے کوثر علی مرزا کو جتانا ضروری ہے. ایک بار دے کر دیکھیے, 70 سال لوگوں کو تو ووٹ دیے, ایک بار ہم کو دے کر دیکھیے. یہ کوثر علی مرزا کوئی باہر کے نہیں, آپ ہی کے ایریے کے ہیں, اسی محلے کے ہیں, اسی محلے میں گھومتے ہیں, اسی محلے میں کام کرواتے ہیں. تو ایک بار ہم کو کیوں نہیں دیتے؟ میں ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں, میرا اعلان یہی ہے, سارے تلنگانہ کے اندر اب کے بار کے سی آر کو ڈبانا ہے, کے سی آر کی کار کو پنکچر کرنا ہے. کیونکہ کے سی آر ایک دھوکے باز سی ایم ہے,
لوگ کہتے ہیں کہ بنگارو سی ایم ہے. یہ بنگارو کچھ بھی نہیں ہے, یہ دھوکے باز سی ایم ہے. میں عوام سے میری اپیل کرنا چاہتا ہوں, ابھی بہت سے لوگ بولنے والے ہیں, میں حقیقت کا آئینہ آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں. آج میں اسی منچ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ووٹ کا صحیح استعمال کرو. جو پیسے دیے لے لو, جو چکن دیا لے لو, جو مٹن دیا لے لو, مگر مولا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ایک بار ووٹ ہمارے کوثر علی مرزا کو دے کر کشتی پہ ٹھپا لگائیے, کیونکہ وقت کم ہے, بولنے والے بہت سے لوگ ہیں, 10 سے 15 منٹ ہے. لہذا میں اپنی تقریر کو ختم کر انشاءاللہ تعالی آپ کے درمیان میں مجلس سے انقلاب ملت ملتے رہے گی. فکر ایسا نہیں ہے, اب ہم چالو ہوتے رہیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالی. خدا حافظ, السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. میرے نوجوانوں, ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں اور بزرگوں, میں عبد الماجد اطہر, آل انڈیا مجلس انقلاب ملت کا نیشنل آرگنائزر, آپ سے کچھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں, کیونکہ ہماری پارٹی بن کر ابھی ہمیں صرف 3 سال ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ چل رہا ہے بنگارو تلنگانہ کا, یہ بنگارو تلنگانہ قیامت تک یہ لوگ نہیں بنا سکتے. یہ خالی ڈھکوسلے ہیں, سیاسی باتیں ہیں. ہمارا جو کرائم منسٹر آف تلنگانہ ہے, اس میں جو ہے 2014 میں تلنگانہ آزاد ہوا. 2015 کے اندر جو آلیر کا انکاؤنٹر ہوا, ہمارے 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا اور نہ ان کو انصاف ملا. آج تک وہ لوگ جسٹس کے لیے 8 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں. مائنورٹیز خطرے میں ہے تلنگانہ کے اندر, کیونکہ اس کا پروف جو ہے آلیر کا انکاؤنٹر ہے. دوسرا ہمارا جو دلت بھائی تھا روہت چکرورتی ویمولا, جو حیدرآباد یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, 25,000 کی اسٹائپنڈ لینے کے لیے اس کو ذہنی تکلیف دی گئی, ٹارچر کیا گیا, اس نے سوسائڈ کر لیا. تو ہماری جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہے مائنورٹیز کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر رہی ہے. تو میں نورخان بازار اور بال سیتی کے اور چار مینار حلقے اسمبلی کے عوام سے, میری ماؤں بہنوں, نوجوانوں, دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چار مینار کانسٹیٹوئنسی کے جو امیدوار ہیں, ہمارے کوثر علی مرزا صاحب, جن کی نشانی کشتی ہے, اس کشتی کے اوپر مہر لگانا ہے. ہونا ہے سوار اگر اس کی کشتی میں, توڑنے ہوں گے کنارے, توڑنے ہوں گے ناطے سب کناروں سے. یہ جو کشتی ہے یہ حق کی کشتی ہے. الحمدللہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے, دھندلا سا تارا تو ہے. میں ووٹروں سے مخاطب ہوں, میری ماؤں بہنوں, بزرگوں اور نوجوانوں, اگر آپ کی آنے والی نسلوں کا اگر فیوچر بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کے منہ کے نوالے چھین لیے. آج ہمارا نوجوان بے روزگار ہے, ہماری مائیں بہنیں گھروں میں کام کر کر گھر چلا رہی ہے. 75 سال ہو گئے ہندوستان آزاد ہو کر, لیکن تلنگانہ کی اولڈ سٹی, جس کو گولڈ سٹی بنانے کی بات کی گئی تھی, آج تک عمل نہیں کیا گیا. اولڈ سٹی کے اندر میٹرو ریل نہیں ہے, اولڈ سٹی کے اندر کوئی بڑے آفس نہیں ہے, پوسٹ آفس نہیں ہے. اولڈ سٹی کو جو ایک دم ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات, آلیر کا انکاؤنٹر 7 اپریل 2015 کو ہوا, اس کے صرف 9 مہینے کے بعد 17 جنوری 2016 کو روہت چکرورتی واملا, ایک دلت نوجوان کو سوسائڈ کرنے میں مجبور کیا گیا. یہ جو تلنگانہ کی گورنمنٹ ہے, اس نے آتے ہی ثبوت دے دیا. اس گورنمنٹ کا جو بھی مینیفیسٹو ہے, اس گورنمنٹ کی جو بھی پلاننگ ہے, میرا ایسا ذاتی خیال ہے کہ ناگپور میں RSS اور BJP کے آفس میں تیار ہوتی ہے.
کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو لنچنگ کے ذریعے قتل کیا ان لوگوں نے. 400-500 نوجوانوں کو جو ہے مذہب کے نام پر لنچنگ کے نام پر قتل کر دیا گیا. یہ لوگ، یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ ہماری مسلم مائنورٹی، دلت، سکھ، کرسچن، عیسائی سب کو جو ہے ناانصافی کر رہی ہے. ہماری جو پارٹی ہے آل انڈیا مجلس انقلاب ملت، یہ ایک سیکولر پارٹی ہے. ہماری پارٹی کے اندر ہمارے پریسیڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سید شاہ احمد حسین ستاری صاحب، اور ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایم اے خوی عباسی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، اور ہمارے کاما ریڈی کے جو امیدوار ہیں شیخ وحید صاحب، اور ہمارے کوثر علی مرزا آپ کے چار مینار حلقے کے امیدوار ہیں. اور یہ جو ہماری پارٹی ہے، ہمارے سمیع اللہ صاحب، جاوید اللہ صاحب نامپلی کے انچارج. تو بہرحال، اور ہماری پارٹی کا نائب صدر کاسا سومیا ایک ہندو بھائی ہے. تو یہ جو آل انڈیا مجلس انقلاب پارٹی ہے، یہ کاسٹزم کی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی فیملی پارٹی نہیں ہے. ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ فیملی پارٹیوں کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ فیملی پارٹی صرف فیملی کا ڈیولپمنٹ کرتی ہے، عوام کا ڈیولپمنٹ نہیں کرتی. یہ فیملی پارٹی کے جو اونر ہیں یہ ملینئر بلینئر بن گئے. اور ہماری جو قوم ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ رہن سینٹروں میں لائن لگا کر ٹھہرے ہوئے. یہ رہن سینٹر کا کریشن انہی لوگوں نے کیا. یہ جو گورنمنٹ ہے ہماری اسٹیٹ کی، 9 سال میں 7 مساجد شہید کر دی، 3 عاشور خانے شہید ہوئے اور ایک مندر بھی شہید ہوا. ہندو بھائی بھی ناراض ہے ان سے، سکھ، کرسچن، دلت، عیسائی سب ناراض ہے. اب رہا ان کو سزا دینے کی ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے، وہ ہے ہماری ووٹ کی طاقت. ہماری ووٹ کی طاقت، ہمارے کوثر علی مرزا صاحب کی جو کشتی نشانی ہے ووٹ، اس کے اوپر نشان لگائیے. اور اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کو اگر بیٹر بنانا ہے، اگر پراسپیرٹی چاہتے ہیں آپ تو جو ہمیں آل انڈیا مجلس انقلاب ملت کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ جو پارٹی ہے سیکولر پارٹی ہے ہماری، اس کا نام دیکھیے اب آل انڈیا مجلس انقلاب ملت. ہم صرف عوام کے اندر معاشی انقلاب، سیاسی انقلاب لانا چاہتے ہیں، دولت کا انقلاب لانا نہیں چاہتے. جو لوگ فیملی پارٹی ہیں ان کے دیکھو، ان کے اکاؤنٹ دیکھیے، ان کے زمینہ، ان کی پراپرٹی، ان کے جائیداد، ان کے اسیٹس دیکھیے. کسی شاعر نے کہا تھا، اے میرے وطن کے سجیلے سیاست دانوں، کوٹھیوں کے طلبگار ہو تم، پلاٹوں کے پرستار ہو تمہیں سے قائم ہے بجٹ کا خسارہ، لہو پی لو غریبوں کا سارا، اے ضلالت کی زندہ نشانیوں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. تو بہرحال تلنگانہ کے اندر جو کوالٹی چل رہی ہے، یہ کوالٹی سسٹم کو ہمیں چینج کرنا ہے. یہ جو سیاسی نظام ہے، یہ جو نظام طرز حکومت ہے، یہ مائنورٹی کے خلاف ہے. یہ مائنورٹی کو غریب بنا رہے ہیں، امیر کو امیر بنا رہے ہیں. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جلال آتش برق و سہاگ پیدا کر، اجل بھی کاپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، ہو سکے تو تو ہی انقلاب پیدا کر. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. روح امن کی حیات، کشمکش انقلاب. اگر آپ ہماری آنے والی 3 نسلیں تو پچھلی ہماری خراب ہو گئی، معاشی طور پر ہم پسماندہ ہو گئے، سیاسی طور پر ہم پسماندہ ہو گئے، اور جو ہے اب ہمیں تعلیم سے بھی پیچھا کیا جا رہا ہے. ہمارے اردو مدارس کم ہو رہے ہیں. ہماری تلنگانہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار پہ آؤں گا تو اردو کو دوسری سرکاری زبان بناؤں گا. تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا ہے، آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہوا ہے. یہاں پر ہمارا جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے ہندوستان، یہ دستور پہ چلتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہماری بنیاد ہے. جیسا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 19 کو یوز کر رہا ہوں، جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے. ہمیں بولنے کا، کہنے کا، اظہار خیال کی آزادی دیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے. ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے والی جماعت ہے. آل انڈیا مجلس انقلاب ملت میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں دوسری پارٹیوں کی طرح.
कहते हैं ना, एक शायर ने कहा, जाहिल के हाथ में अखबार किसने दे दिया, गुलशन हस्ती का कारोबार किसने दे दिया, अब हमारी जान माल की हिफाजत करेगा कौन, बुज़दिल के हाथ में तलवार किसने दे दिया। कुछ लोग कार के अंदर बैठ के ब्रेक डांस कर रहे हैं और कौम को जो है गले में ले जा रहे हैं। इंतहाई पसमानदा जिंदगी हम गुजार रहे हैं। आज हमारा ये हाल है, 10-20 हज़ार की जरूरत पड़ी हमारी कौम को तो रहन सेंटरों में जाना पड़ता। कोई बाइक रहन रख रहा है, कोई मोबाइल रहन रख रहा है, घर के बर्तन रहन रखे जा रहे हैं, हमारी माएँ बहनें कारखानों में काम कर रही हैं। ये इसका जिम्मेदार कौन है? जो 75 साल से 54 साल से यहाँ सियासत कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, नौजवानों, आप गौर करो, जितने सालों से आप जिन लोगों को वोट दिए उन्होंने क्या काम किया। सिर्फ उनका जाति डेवलपमेंट हुआ, बाप दादा के नाम पे बना रहे हैं इमारतें बड़ी बड़ी, और हमारे नौजवान, हमारे जो दीनी मदारिस के जो है इमाम हैं, मोज़िनीन हैं, उनको तनख्वाहें के नाम पर 6-6 महीने एजाज़े नहीं दी जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वो एजाज़े अभी क्या दिया जाए, जितना दिया जा रहा है उतना घर का किराया है, बच्चों को कहाँ से पालेगा, तालीम कहाँ से देगा। अल्लामा इकबाल ने कहा, तालीम के तेजाब में डाल दे उसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। मगर ये लोग हमें तालीम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटीज को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, सिख और क्रिश्चियन समाज को एकदम इंतहाई पसमानदगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है, एकदम पुअर बनाकर रख दिया है। आप लोग जानते हैं, पुअर्टी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। इससे क्राइम बढ़ रहा है, जुराइम बढ़ रहा है, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तेलंगाना के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में ग्रेट है, तेलंगाना पुलिस ग्रेट पुलिस है, लेकिन इनका यूज गलत तरीके से किया जा रहा है, जिस तरह आलेर के अंदर किया गया, और जगह जगह जो लिंचिंग की जा रही है। तो बहरहाल हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, सब के सब हैं हम भाई भाई। हम सब मिलकर इस कश्ती के अंदर सवार होना है, क्योंकि हमारा जो भारत है एक पानी का शिप है। इस शिप के अंदर सुराख नहीं होने देना है। हिंदू सुराख करा तो कश्ती डूबेगी, दलित सुराख करेगा तो कश्ती ही डूबेगी, क्रिश्चियन सुराख करेगा तो कश्ती ही डूबेगी ना। तो हमें जो इस कश्ती को संभाल कर रखना, इसलिए हमारी निशानी आज कश्ती है। कौसर अली मिर्जा साहब की कश्ती निशाने पर बटन दबाइए, भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। जिन लोगों को अभी तक वोट दिया उनको आप आजमा चुके, आजमाए हुए को आजमाना भी बेवकूफ़ी है, बुजुर्गों ने कहा है। अब जो है नए आदमी को आजमाइए, नई जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है। हम चाहते हैं कि भाई जितने भी पुअर पीपल है, ऑलवेज सिंपैथाइज विद द पुअर्स एंड हेल्प देम इन नीड्स। हमारी पार्टी ने कई बार सेविंग मशीन जो है बांटे हैं बेवाओं के अंदर, 5-6 बार सेविंग मशीन हम बांट चुके हैं। कई बार हमने जो राशन किट्स बांटे हैं हमारी ऑल इंडिया मजलिस इंतखाबी मिल्लत में। हमारे खबी अब्बासी साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के, उन्होंने पार्टी कायम कर कौम के ऊपर बहुत एहसान किया है, क्योंकि एक कौम को प्लेटफॉर्म मिल गया है। क्योंकि ये जो सियासी माफिया है ना, इन सियासी माफियाओं का हम खात्मा चाहते हैं। जितने भी ये फैमिली पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, बाप बेटा, भांजा बेटी, सब मिलकर सियासत कर रहे हैं, कोई भाई भाई सियासत कर रहे हैं, नहीं चलता डेमोक्रेसी के अंदर। हमारी पार्टी में आइए, कोई भी आपको एक दूसरा रिश्तेदार नहीं देगा, पूरा सब इंडिविजुअल है। हिंदू है, सिख है, दलित है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन पे हम अमल करते हैं। बहरहाल भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बुनियाद है, और मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्टडी करो। लीगल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप देख रहे हैं कैसी चल रही है। चाइना जो है हमारे अरुणाचल में घुस गया है, और कुछ उसका कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं, जो आवाज़ उठाया उस पर केसेस किए जा रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट भी जो उसी नक्शे कदम पर चलकर वो जो है बीजेपी आरएसपी तो खुले सांप है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये बिल के सांप है। बाहर आकर हमें डस रहे, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। हमारी औकात की प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड रूम है हज हाउस के अंदर, उसको लॉक करके रख दिया गया है। 5 लाख करोड़ की औकाती प्रॉपर्टी हमारी, 5 लाख करोड़ की मुसलमानों, इन प्रॉपर्टियों पे इनकी बुरी नजर है। 77,000 एकड़ जमीन थी तेलंगाना के अंदर, आज सिर्फ 20-22 एकड़ जमीन बच गई है। 50,000 एकड़ जमीन बिक चुकी है। ये गवर्नमेंट
भैंस का दूध भैंस को पिला रही है, एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। शादी मुबारक, लक्ष्मी स्कीम, डबल बेडरूम स्कीम, इस गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है ना, इसका डबल बेडरूम इंशाल्लाह चंचलगुड़ा जेल में, न तो चिल्लापल्ली जेल में बनेगा इंशाल्लाह। मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कश्ती के ऊपर मोहर लगाओ, कश्ती पे निशान लगाओ। आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल हमें बनाना है। हमें नौजवानों को जवानी में बूढ़ा नहीं करना है। अभी तक जिन लोगों को तुम वोट देते रहे, आप देखो उनका 10 साल का बच्चा 25 साल का नजर आता, और हमारा गरीब का बच्चा जो है 25 साल का रहा तो 50 साल का नजर आता। ऐसे हालात बनाकर रख दिए गए। मैंने आपको पहले कहा, पुअर्टी इज द रूट ऑफ ऑल इल्स। ये गरीबी बहुत बुरी चीज है। ये गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, अमीरों को अमीर बना रहे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत, ये सबको साथ लेकर चलने वाली है। ऑल आर मोस्ट वेलकम, ऑल फेथ यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी पार्टी में हिंदू भी आ सकता है, दलित भी आ सकता है, क्रिश्चियन भी आ सकता है, ईसाई आ सकता है, मादिंगा समाज का रहता है, लिंगायत समाज का आ सकता है। ये सब हमारे भाई है। ये पूरा हमारा भारत है हमारी पार्टी के अंदर। फैमिली पार्टी नहीं है ये। फैमिली पार्टी सिर्फ फैमिली का डेवलपमेंट करती है और कौम का जो खून चूसती है। हमारे नौजवानों को जो है जवानी में बूढ़ा कर दे रहे लोग। हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें लोन नहीं मिलता, हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता हक की आवाज, तो उसका गला दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ट्रूथ इज एवरग्रीन, ट्रूथ नीड्स नो प्रूफ। मगर क्या करें, ये जमहूरी मुल्क है, हमें जमहूरी अंदाज से लड़ना पड़ेगा। तो इसका इलाज यही है, इन जालिमों को हमारी मुस्लिम कौम को इंसाफ दिलाने के लिए इन जालिमों को हमारी वोट की ताकत से इनको दफन कर देना है। इनकी कार को भी पंक्चर करना है। इनके जो सपोर्टर है, क्या है, चोर खलेरे भाई रहते। एक कातिल है, उसका सपोर्ट करने वाला भी कातिल ही कहलाएगा। इन्होंने जो है हमारी कौम का माशी कत्ल करके रख दिया है। मर्डर किया है ना हमारी मैशियत का। 75 साल हो गए यहाँ पर, तो 54-55 साल से सियासत कर रहे। आज हमारी कौम गुर्बत का शिकार है। कोई ऑटो चला रहा है, कोई नौकरी चला रहा है, हमारे नौजवान रोडों पर कारोबार कर रहे हैं। वहाँ भी कारोबार नहीं करने दिया तो पीडी केस बनाए जाते हैं उनके ऊपर। अरे भाई, क्या हमारे नौजवानों को तुम क्या स्नेचर पॉकेट पिलर बनाना चाहते क्या? हमारा नौजवान धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में मेहनत करके माँ बाप को पालता, बहनों की शादियां करता, खून पसीना एक करके मेहनत करता। हमारी जिंदगी ऐसी है माइनॉरिटीज की, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, मगर इसका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। एक कारपोरेटर जब चुन के आता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए साल को मिलते एरिया डेवलपमेंट के लिए। एमपी लाट फंड बोलते उसको। एक एमएलए जब चुन के आता, साल को उसको 3 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का मिलता, 5 साल में 15 करोड़। कारपोरेटर को साल को 1.5 करोड़ मिलता, 5 साल में 7.5 करोड़ रुपए। एक एमपी को साल को 5 करोड़ रुपए लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए मिलता, 5 साल में 25 करोड़ रुपए। अरे ये तो इनका चाय पानी का खर्चा है। और हमारी जो 5 लाख करोड़ की वक्त की प्रॉपर्टी है, कई बार कहा गया इस पार्टी के स्टेज से, मैंने भी कई बार कहा, हमारे खली अब्बासी साहब सीनियर एडवोकेट बोले, हमारे हामिद हुसैन सुकारी साहब, हमारे प्रेसिडेंट सरपरस्त ने भी कई बार कहा, हमारी वक्त की प्रॉपर्टी को जुडिशियल पावर दो। हमारी वक्त की प्रॉपर्टी को अगर जुडिशियल पावर मिल जाएगा, हम जो है हर गरीब मुस्लिम फैमिली के अंदर 100 गज जमीन इंशाल्लाह पेश करेंगे। कितने नौजवान है जो इनकलाबी मिल्लत पार्टी का साथ देना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ो, ऊपर करो। तुम्हें मौला अली का वास्ता इंशाल्लाह बोलो। अल्लाह ताला जो है, मैं तो चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो चला था अकेला जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए, कारवां बनता गया। सब मिलकर काम करेंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डिसयूनिटी इज वीकनेस। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। याद रखो, एक होकर पूरी ताकत से कौसर अली मिर्जा हमारे जो कैंडिडेट है, इनकी निशानी शिप है, कश्ती है, उस पर मोहर लगाइए, उनको कामयाब बनाइए। बहुत होगा, अभी तक हमने लुटेरों को, चोरों को वोट दिया, अब उनको देने की जरूरत नहीं। 54 साल से देख रहे, 3 पीढ़ियां खत्म हो गए। अब हमारे नौजवानों का जो हमें मुस्तकबिल बनाना है। आज हमारे शहर के अंदर, ट्विन सिटी के अंदर 2 लाख से ज्यादा बच्चियां ऐसे बैठी हुई है जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी माँ बहनें, हमारे बेटियां हैं वो। क्योंकि हम माशी तौर पर हमें एकदम राजा बनाकर रख दिया तेलंगाना के अंदर ओल्ड सिटी को। ओल्ड सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है, फंड आता वापिस चले जाता।
बच्चों की स्कॉलरशिप आती, हज उसके अंदर और वापस चले जाती। इसका कोई जिम्मेदार है ही नहीं, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है ना। फंडामेंटल राइट सबको मालूम है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ मालूम है? आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताई गई है। ये ड्यूटीज कोई जानते नहीं है, अवाम में अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है अवाम से कि जो है लीगल अवेयरनेस की तरफ ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत चाइना से आगे जाए। हमारा मकसद ये भारत को चाइना से आगे ले जाना है। आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर 600 विलेजेस बस गए चाइना के, हमारी जमीन के ऊपर। एक एक गांव में 120 मकान, और चाइना की आर्मी आकर कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम जो है आगे 669 किलोमीटर रोड बनाएंगे, उसके बाद 2025 में रेलवे लाइन डालेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है, राजा जयसन की औलादे है ये। और हमारे जो मीर सादक मीर जाफर है, इनके जो जूतों की पालिश करते रहते हैं जाकर, पता नहीं कहाँ कहाँ की मालिश करते, अल्लाह को मालूम। और कौम जो है गुर्बत का शिकार है। कहाँ जा रहा है रुपया? मैंने आपको कहा एक एमपी को 25 करोड़ रुपए साल को मिलते हैं, एमएलए को 15 करोड़, कारपोरेटर को 7.5 करोड़। ये तो अवाम को इसके बारे में शायद मालूम ही नहीं होगा। इन्हें चुने लोगों को मालूम होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है। जाकर गला पकड़ के पूछो जिसको वोट देते आप, और पैसे लेकर वोट मत दीजिए। अगर पैसे लेकर आप वोट देंगे तो ये समझ लेना आप आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेच रहे हैं, अपने बच्चों को जवानी में बुरा कर रहे हैं आप। अगर हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें हमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा, सियासी अवेयरनेस, समाजी अवेयरनेस और माशी अवेयरनेस। याद रखो नौजवानों, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे डालते हैं जो कमन। ख्यालात नीचे रखो, सिंपल लिविंग रखो, हाई थिंकिंग रखो। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह इज द बेस्ट प्रोवाइडर। वी आर बिलीवर्स, वी आर पॉजिटिव मेकर्स। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पूरे माशरे में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे तेलंगाना में इनकलाब लाना चाहती है। अभी मैंने एक शेर कहा, जलाल आतिश बर्फ वो सुहाग पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। इसलिए कहा इसके इनकलाब लाने का एक ही तरीका है, वो है हमारी वोट की ताकत। कश्ती पर मोहर लगाइए, कौसर अली मिर्जा को असेंबली के अंदर भेजिए। इंशाअल्लाह हमारे सारे मसाइल का हल हमारे इत्तेहाद में। किसी के जज्बाती बहाव में मत आओ, जज्बाती नारों में मत आइए, सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, वोट डालने से पहले जाकर सोचो, जिसको मैं वोट दे रहा हूँ पहले भी दे चुका हूँ, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मेरी फैमिली के लिए क्या किया। हमारी जो बच्चियां बैठे हुए 2 लाख से ज्यादा, उनका जिम्मेदार कौन है? 40-40 साल उनकी उम्र हो गई, हमारे बेटियां हैं वो, इसके जिम्मेदार हम भी है। हम क्या कर रहे? खुदा ने उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदली, न हो जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। याद रखो, अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो ख्यालात को बदलो। अब थोड़ा तब्लीग का टाइम आया है। हमारी सियासत बदले की सियासत नहीं, हमारी सियासत ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की सियासत बदलाव की सियासत है। हम चेंज चाहते हैं अवाम के अंदर। हम चाहते हैं कि अवाम माशी तौर पर ऊपर आए, हम अवाम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इसका इलाज ये है इत्तेहाद, एकजुट होकर शिप को मोहर लगाइए, कश्ती को मोहर लगाइए। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत मजलूमों की ताकतवर जमात है। हमारे पास सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास लीगल अवेयरनेस है, लीगल सपोर्ट है, हमारे पास लीगल टीम है, हमारे पास 50 से ज्यादा हमारे पास एडुकेट है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये जो माहौल बनाएगा, तुम्हें गुलाम बनाकर रखा गया 55 साल से। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करो। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अब तुम्हें जो इनकलाब अगर लाना है हमारे माशरे में, तो तुम्हें एक होना पड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इनकलाब मिल्लत इंशाअल्लाह ताला मिल्लत के अंदर इनकलाब लाकर रहेगी अल्लाह ने चाहा। इसके लिए हम जान माल की कुर्बानी कर देंगे इसके लिए। तो नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, उठो मेरे नौजवानों, इत्तेहाद हो जाओ, घर घर जाओ, डोर टू डोर जाके कंपेनिंग करो, हेड टू हेड बात करो, माउथ मीडिया का इस्तेमाल करो, हर एक को सलाम करो। भाई अब नई पार्टी को वोट देना है, पुरानी पार्टी पुरानी सियासतगिरी ख्वार है, जमीर
मीरो सुल्तान से ख्वार है, गया तमाशा दिखाकर मदारी चला गया। अब जो है हमें अगर तब्दीली लाना है तो हमें इत्तेहाद मुत्तहिद होकर ऑल इंडिया मजलिस इंक़िलाब मिल्लत को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना खून के आंसू रोना पड़ेगा। हमारे नौजवान जवानी में बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे 10 साल के बच्चे 25 साल के नजर आ रहे, क्योंकि माशी तौर पर हमें कमज़ोर किया गया। पैसा बहुत आता है गवर्नमेंट से, हम तक नहीं पहुंचता। अभी लास्ट ईयर जो सैलाब आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपए जीएचएमसी कमिश्नर के पास भेजे, हर गरीब फैमिली को 20-20 हजार रुपए दिए। बोले कितने लोगों को 20,000 मिले? सर हाथ ऊपर करके बोलो, किसी को मिले 20,000 रुपए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपए भेजी थी। लेकिन ये जो हमारे लुटेरे हैं जिनको हम अभी तक वोट देते हैं, वो आपस में बांट लिए। मैंने कहा ना, लाइक ड्रॉज लाइक, चोर चोर खले रे भाई। तो अब हमें होशियार होने की जरूरत है। नौजवानों, कब तुम होशियार होगे? तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? जागो मेरे नौजवानों, मेरी माओ बहनों बुजुर्गों, ऑल इंडिया मजलिस इंक़िलाब के पीछे आइए, आज मजलिस इंक़िलाब ज्वाइन कीजिए। हम सब मिलकर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जमहूरी अंदाज से, हमें किसी से पंगा लेना नहीं है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हम हमारा प्रोग्राम पेश करें। हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, हिंदू मुस्लिम दलित सिख क्रिश्चियन ईसाई सबके सब है भाई भाई। हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बंगारू तेलंगाना भी बन सकता है। ये बंगारू तेलंगाना के नाम पे बंगारू फैमिलियां मर रहे हैं। इनके अकाउंट नंबर देखिए, इनके जमीना देखिए कितने इनके पास। यूरोप और अमेरिका में जमीनें खरीद रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, अंग्रेजों को किराए से रख रहे हैं लोग। ये हमारे बच्चों के मुंह के निवाले छीनकर अमीर कबीर बन गए लोग। तो नौजवानों, होश में आओ, जागो। अगर आज नहीं जागेंगे, खुदा की कसम आने वाला वक्त बहुत बुरा आने वाला है। तेलंगाना को भी गाजा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारा क्राइम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, इसके जो स्क्रिप्ट है आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में तैयार होती। कई मसाजिद शहीद कर दिया, 3 आशरखाने शहीद कर दिया, एक मंदिर शहीद कर दिया। अब इसका तुम्हें बदला लेना नहीं है क्या? बोलो, कौन बदला लेना चाहते हैं? जमहूरी अंदाज से हाथ ऊपर उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी मसाजिद, हमारे आशरखाने, हमारे मंदिर जो शहीद हुए, इसका बदला लेने का एक ही तरीका है, वो है हमारे पास वोट की ताकत। कश्ती पर बटन दबाइए, ऑल इंडिया मजलिस इंक़िलाब मिल्लत को ताकतवर बनाइए। उसके बाद इंशाअल्लाह हम मिलकर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए, ऑल इंडिया मजलिस इंक़िलाब मिल्लत ज्वाइन कीजिए। ऑल फेथ यू आर मोस्ट वेलकम। इस पार्टी के अंदर हिंदू बहन भाई भी आ सकते हैं, दलित बहन भाई भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भाई बहन आ सकते हैं, मारवाड़ी समाज, मादिंगा समाज, लिंगायत समाज, हर समाज के बहन भाइयों की पार्टी है ये फैमिली पार्टी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। ये पूरे हिंदुस्तान को डेवलपमेंट देखना चाहती है। ये भारत का डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क के अंदर जब तक माइनॉरिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। 1000 बरस गुजर जाए, कोई डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट के नाम पर ये सियासी माफियाओं के जो घर भर रहे हैं, ये मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं। जब तक माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं होगा, माइनॉरिटी आगे नहीं बढ़ेगी। माइनॉरिटी आगे बढ़ेगी तो देश आगे जाएगा, हिंदुस्तान। मैंने कहा ना, हमें जो चाइना के आगे जाना है, हमें पॉजिटिविटी के साथ, इत्तेहाद के साथ मिलकर काम करना है। सब मिलकर हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की ये जो लड़ाई है, हमारी सियासी लड़ाई, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हमारा वक्त तो चला गया, 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, हालात वही है। बंडी वाला बंडी चला रहा, ऑटो वाला ऑटो चला रहा, होटल में काम करने वाला दादा भी होटल में, बेटा भी होटल में, पोतरा भी होटल में। दादा भी ऑटो चला रहा था, बेटा भी ऑटो चला रहा, पोतरा भी ऑटो चला रहा। और जिसको हम वोट दे रहे उनका हाल देखो। उनके दामाद सिडनी में, दूसरे दामाद अमेरिका में, तीसरे दामाद लंदन में, उनके बेटे यूरोप के अंदर। और हमारे बच्चे फीस भरने के लिए तरस रहे। स्टेशनरी के चार्जेस नहीं रहते हमारे पास, फीस देने के पैसे नहीं रहते,
खर्च लेना पड़ता, इंटरेस्ट से पैसा लाना पड़ता, ऐसा हाल बनाकर रख दिया गया है। अगर इस गरीबी से आप निकलना चाहते हैं, नौजवानों, मुसलमानों, मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों, तो एक हो जाओ, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत का साथ दो। ये इनकलाब मिल्लत मजलूमों की ताकतवर जमात है। हम पूरी ताकत से आपके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह, मगर आपका साथ होना बहुत जरूरी है। वोटर्स, लीडर्स और पार्टी, ये कोऑर्डिनेशन रहता है, ये ट्रायंगल मिलकर काम करता है। अब हम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो हमारा तेलंगाना भी आगे बढ़ेगा, हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। इस देश को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता जब सब माइनॉरिटी एक हो जाएंगे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें जीने का हक देता है। आर्टिकल 21 में देखिए आप, जीने का हक दिया गया, आप अपने अंदाज से जी सकते हैं। यहाँ पर जो गाय के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और हजारों लाखों गायें आप गुजरात के अंदर देखो सड़ कर मर रही है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जब गाय कटती थी तो गाय बढ़ती भी थी। इन लोगों ने देश को पीछे कर दिया। आज रुपये की कीमत देखो डॉलर के मुकाबले में 83 प्लस है शायद। और अफगानिस्तान को देखो, इतना तबाह होने के बाद भी आज डॉलर के 66 रुपीस अफगानी है डॉलर की कीमत। $1 66 अफगानी। एक गरीब मुल्क, तबाह होने वाला मुल्क, इसको रशिया ने 1980 से तबाह कर दिया, अमेरिका ने 2000 के बाद तबाह कर दिया। फिर भी 66 रुपये उसका डॉलर की कीमत है। और हमारी क्या है 83। अडानी, अंबानी, विजय माल्या, ये देशद्रोही ने, ये राजा जयचंद की औलादों ने हमारे देश को लूटकर बाहर लेकर चलाया। हमारे जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उनके दौर में आप देखो हिंदुस्तान की जीडीपी क्या थी, 27% जीडीपी थी। तारीख उठाकर देख लो, औरंगजेब के दौर में 27% जीडीपी थी भारत की। अरे राजा जयचंद की औलादें अगर उसका हाफ भी करे, 13% भी जीडीपी करके बता देना। 83 $1 की कीमत, आज जीडीपी क्या है, माइनस में हमारी। तो हमारे जो बुजुर्गों की हुक्मरानी थी, जो क्वालिटी थी, जो तर्ज हुकूमत था, जो सियासी निजाम था, पूरे देश को तरक्की करने का निजाम था। आज क्या हाल है, अमीर को अमीर बना रहे, 7-8 लोगों के पास पूरे देश की दौलत चलेगी। हमारे भारत में 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास 80% दौलत है। ये जो दौलत की तकसीम है ये बहुत नाइंसाफी है। और 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास 20% दौलत है। अब मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। कौसर अली मिर्जा के हाथ मजबूत कीजिए, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत ज्वाइन कीजिए, और तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि 400 बदल जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज। अब आपके सामने जो नामपल्ली के जावेद मियां साहब मुखातिब करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों और दोस्तों, दाइश पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के सदर मोहतरम जनाब सैयद हामिद हुसैन शुतारी साहब, पार्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब खवी अब्बासी साहब, चार मीनार कॉन्टेस्ट करने वाले हमारे इज्जतमाब जनाब कौसर अली मिर्ज़ा साहब, जो आपके हल्के चार मीनार से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और दाइश पर तशरीफ़ फरमा दोस्तों और तशरीफ़ फरमा बुजुर्ग और दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। इलेक्शन का मोमेंट है, माहौल चारों तरफ इलेक्शन का गर्मा गर्म चल रहा है। इस माहौल में आवाम ये सोच नहीं पा रही है कि हम क्या फैसला करें और किसके हक में करें, और जब फैसला करें तो क्यों करें। मेन असल बात ये है
کہ ہم فیصلہ کریں تو کیوں کریں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم 50 سال سے جو فیصلے کرتے آ رہے ہیں، وہ فیصلوں سے ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جیتی مثال میں آپ کو نیو سٹی کی بتاتا چلوں۔ آپ 2002 کے بعد سے آپ دیکھیے نیو سٹی کا جو ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا آسمان کی طرف بڑھ گئی پوری ڈیولپمنٹ۔ وہاں کی عمارتیں آسمان کو چھونا باقی رہ گئی، اور ہمارا اولڈ سٹی آج سے 50 سال پہلے جو تھا آج بھی وہی ہے۔ وہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اولڈ سٹی کی عوام بدلاؤ نہیں چاہ رہی ہے۔ نیو سٹی کی عوام وقتاً جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بدلتے رہتی ہے۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے بہت سے جاننے والے، میرے بہت سے رشتہ دار، دوست و احباب نیو سٹی میں مقیم ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں اولڈ سٹی میں مقیم ہیں۔ جب میں وہاں پر جاتا ہوں تو ایک عجیب سا لگتا ہے، جب یہاں آتا ہوں تو ایک عجیب سا لگتا ہے۔ یہ دونوں شہروں کی طرف، ایک نیو سٹی ایک اولڈ سٹی کو دیکھ کے یہ کشمکش ہوتے رہتی ہے ہمیشہ کہ ہم کیوں آخر اپنے آپ کو بدل نہیں سک رہے، اپنے اولڈ سٹی کو ڈیولپ نہیں کر سک رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آپ کے دماغ کو اور آپ کی مینٹلٹی کو ہائیک کر دیا گیا۔ کس حد تک اسلام خطرے میں، مسلمان خطرے میں، مسجد خطرے میں، بس یہی باتوں میں ڈال کر آپ کو جو ہے نا اپنے ووٹ آپ سے لیتے گئے اور اقتدار پر ہمیشہ قابض رہے، جس کی وجہ سے ہم وہی کرتے آئے 50 سال سے، اور آنے والے وقت میں اور 50 سال تک اپنی اولاد کو بھی وہی اپن تربیت دیتے آ رہے ہیں۔ تو ہدایتوں کا دور ختم ہونا چاہیے۔ ہدایتوں پہ چل کے 50 سال پورے تباہ و برباد ہو گئے۔ ابھی بند کرنا ہے اپنے کو، یہ سب اپنے کو نئی دشا میں جانا ہے، اس دشا کا نام ہے آل انڈیا مجلس انقلاب ملت۔ میں بلند باز دعوے نہیں کرتا جو تمام پارٹیز کرتی ہیں، اسی لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ہاں بے شک تم نے کیا، لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے جب یہ سب کیا تو آپ اپنے جیب کے پیسوں سے نہیں کیا، یہ ہم سب کا حق ہے، یہ ہماری ہی کمائی ہے۔ جو آپ نے ہم کو 100 روپئے ہم سے لیا تو اس میں سے جو ہے 5 پیسے ہم کو دیا، کوئی احسان نہیں کیا۔ بولنے کے لیے بہت ہے، لیکن تھوڑا میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چار مینار کینڈیڈیٹ جناب کوثر علی مرزا صاحب بہت قابل شخصیت ہے، جو عوام کے درد کو بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹی سی بھی آواز دیتا ہے درد کے مارے، وہ امیڈیٹلی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بہترین سوشل ورکر ہے۔ تو آپ تمام سے دلی گزارش ہے کہ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیے، تاکہ ایک بدلاؤ آئے، ایک چار مینار کی عوام میں ایک چینج آئے، اور چار مینار کو بہت جلد سے جلد ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے ہم سب کو۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ہمارے جاوید اللہ صاحب۔ اب میں فیاض حسینی صاحب سے دعوت خطاب دیتا ہوں جو وقت کا لحاظ کرتے ہوئے خطاب فرمائیں۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر صاحب، سیکرٹری اور اس حلقے کے امیدوار اور بلی سے انقلاب ملت کے
तमाम मुहिब्बीन, इस वक्त जो आप इस जलसे को कौसर मिर्ज़ा के चार मीनार हल्के से मुंतखब होने के लिए मुनक़िद किया गया है। हमें ये मौका जो कौसर अली मिर्ज़ा को ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत ने दिया, इसका सही इस्तेफादा कौसर अली मिर्ज़ा साहब को भी उठाना चाहिए और अवाम को बिलखुसूस इस हल्के की हो, इस शहर की हो, इस तेलंगाना की हो, उन तमाम के लिए मैं अपनी जानिब से सलाम अर्ज़ करता हूँ और घरों में बैठकर लाइव सुनने वाले, देखने वाले उन तमाम की खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये जो मौसम इलेक्शन आप देख रहे हैं, कभी कड़ी धूप है और कभी बरसती बारिश है और सर्दी है, तो इसी तरह मौसम की तरह भी हमारे दरमियान कायद आ भी रहे हैं और अपने अपने प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं। हमें उसका ख्याल नहीं है। सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज कितना हो रहा है। 50% के अंदर आपका पोलिंग परसेंटेज है, तो ये 50% लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं, इसको सोचने की जरूरत है। और जैसे ही इलेक्शन हो, हालत हाजरा हो, उस वक्त सबसे पहले हमें हमारी गुर्बत का एहसास दिलाया जाता है, हमारी परेशानियों का एहसास दिलाया जाता है, हमारी तालीम से हम दूर हैं वो बताया जाता है। हमें जरूरत ही नहीं है किसी दुश्मन को बताने की हमारे ताल्लुक से। हम खुद हमारा प्रोपेगेंडा, हमारा प्रोग्राम, हमारे खामियां हम खुद बताते हैं। तो ये बताने से पहले हमारे पास का तरीक़ेकार ये है कि तुम अगर नेकी करो, एक हाथ से नेकी करो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, तो वरना अगर तुम इजहार कर दोगे तो नेकी आपकी रायगा हो जाएगी। मिल्लत के ताल्लुक से किसी भी मजहब और मिल्लत में अगर आप कार्य खैर कर रहे हैं तो जिक्र करने की जरूरत क्या है? जिक्र करके ये बता रहे हैं कि हमने तुम पर एहसान किया, तुम हमारा साथ दो। तो यही वो मखौला हुआ कि हैदराबाद में कहा जाता है मुंह में निवाला सर पे ठोला। ये सोचना है कि हम सबसे पहले जब इंतखाब के आगाज हुआ तो जैसे ही नाम चुना गया तो लोगों का कहना ये रहा कि ये शख्स को यहां से खड़े रहने की जरूरत क्या है, और ये है कि ये किसके मुकाबले खड़े हो रहे हैं। जब तक आप मुकाबला नहीं करेंगे अपने हालात से, तब तक आपको कामयाबी नसीब नहीं होगी। आज अगर कोई तरक्की करता है तो पहले वो तरक्की पे था ही नहीं, उसने भी जीरो से आगाज किया था। अब उसका मुकाम जो तरक्की पर आज जो आप देख रहे हैं, उन्होंने भी जब आगाज किया था तो उनके बारे में भी लोग यही कहा करते थे। तो हमें शख्सियत को नहीं काम को देखना है, काम के साथ जमात को देखना है। जमात क्या चाहती है? ये चाहती है कि मजलूमों और गरीबों को किस तरह से इस गुर्बत से बाहर निकाला जाए। कैसे निकालें? तो इसमें हमको हमारे घर से पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए जिस सरकार को आप मुंतखब कर रहे हैं, जिसको आप सरकार बनाने का मौका दे रहे हैं, उससे आपका काम है कि मालूमात अगर है, रुसूखात अगर है, इल्म अगर है, तो उससे इस्तेफादा उठाते हुए वहां से लाकर दौलत आप तमाम को मुस्तफीद कराएं, तमाम को फायदा पहुंचाएं। ये आपका काम है। अगर हमारे पास इल्मी शऊर बेदार हो जाए तो आपका काम यह है कि इल्म की ज़कात क्या है कि आप इल्म को बांटिए, बढ़ता चला जाएगा।
ये बात का अक्सर नौजवान ख्याल रखें, क्योंकि जो नौजवान ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तालीम में पीछे रह गए हैं, तो उनका काम ये है कि तालीम से जुड़े। जितना आपके अंदर इल्म बढ़ेगा, इल्म के साथ तरक्की आएगी। आपके पास इल्म होगा तो सलीका आएगा, आपके पास इल्म आएगा तो तरीके से जिंदगी बसर करना पड़ेगा। जब तरक्की से तरक्की होगी, इल्म होगा, तो आप चुनने वाले को भी उसी तरह का खाए, उसी तरह का नुमाइंदा चुनेंगे। तो ये नहीं है कि हम जिससे जमाने से इस महल्ले हो या मुल्क में हो, तो ये तमाम देखा जा रहा है कि हमारे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी किस बिना पर हो रही है। जब तक हमारा आदमी उनके दरमियान न मिल जाए, तब तक हमारी नाकामी मुमकिन नहीं है, हमारा जवाल मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो भी जिस पार्टी में अगर मुसलमान हो, तो उनका काम यह है कि मुसलमानों की, गरीबों की मदद करे, ना कि वो पार्टी में रहने का मकसद क्या है आपका। मकसद आप अपना पेट भरना सोच रहे हैं, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप इनके नाम पे पैसा ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो आज ये दुनिया में कितने दिन की जिंदगी है, आप चले जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। आपके लिए ये सोचना जरूरी है कि हम किस तरीके के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएं, किन लोगों के साथ आप रिश्तेदारी रखें, हम किन लोगों के साथ उठे बैठे। आप इतना ही सोचते हैं कि अपना जो स्टेटस है, अपना जो मुकाम है, उस मर्तबे के लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, तो उसी एतबार से आप अपने घर को भी तरक्की की राह पे लाएं। जैसे ही अपने घर को लाएंगे तो अपने अजीजों अकारिब को देखिए, अपने अजीजों और रिश्तेदारों को देखिए, उसके बाद पड़ोसी को देखिए। ये तमाम चीजें आप देखने लगेंगे तो खुद बखुद आपके मोहल्ले की हो, आपकी कौम की हो, तरक्की हो जाएगी। अगर आप अपना ख्याल रखते रहेंगे तो एक अपना पेट भरने से दूसरे के लिए कोई बाजू पड़ोसी में भूखा सो रहा है, तो आपको इसका एहसास नहीं है, तो फिर हम कैसे कलमा गो रहे हैं, किसका ख्याल रख रहे हैं। कैसे कैसे लोग, कितने बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, उनका नाम आज बाकी है, तो उन्होंने वो काम किया इसलिए बाकी है। अब ये देखें आप, जब बादशाह अपनी रियाया का ख्याल किस तरह रखता था, और आप देखें वज़रा से हटके उनके पास काम करने वालों के लिए, अगर तारीख उठा के पढ़ लें आप, तो काम करने वालों के लिए क्वार्टर्स मौजूद थे, काम करने वालों के लिए स्कूल्स मौजूद थे। अब उनका ख्याल वो बराबर रखा करते थे, क्योंकि गरीब अगर सुकून से सोएगा तो ये तमाम लोगों को जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, उनको चैन की नींद आएगी। अगर आप लाख रुपया कमा लें, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, तो वो लाख रुपया आपका किस काम का। ये सुकून कहां से आएगा? किसी के भूखे को पेट भरने से आएगा। किसी के सर पे छत नहीं है, उसको छत दिया उससे आएगा। अगर कोई तालीम हासिल करना चाहता है, अगर आप उसको इल्म की रोशनी में ला देंगे, तो उससे आपको सुकून हासिल होगा। सुकून का ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से है। ये देखने और सोचने की जरूरत है। हम हमेशा एक ही रफ्तार में चलने की जरूरत नहीं है। आप गौर करें, चलने से मुराद शऊर बेदारी के साथ चलना और है। उसी तरह सियासत में भी आपके लिए शऊर बेदारी जरूरी है। अगर आप देखें, रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं, एक स्पीड से आप नहीं चला सकते। उसी तरह सियासत में भी एक रफ्तार से आप जा नहीं सकते। जब तक तमाम का फायदा हो, हम उनके साथ हैं। अगर अपना फायदा हो, अगर कोई साथ है, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। इंसान का मतलब क्या है? इंसानियत से इंसान बना, वरना आप आदमी रह जाओगे। इंसानियत एहसास जिसके अंदर नहीं है, एहसास हर पड़ोसी का, हर रिश्तेदार का, हम गुर्बत अमीर गरीब नहीं देखती।
اور غریب جو ہے آپ غور کریں کہ کسی مذہب میں ہر مذہب میں غریب موجود ہے. سب سے زیادہ غربت کا مذاق ان دنوں میں اڑایا جاتا ہے. ہر طبقے میں غریب موجود ہے, وہ بھی پرسنٹیج زیادہ ہے. اور جس کے پاس 3 لوگ تمام جگہ اپنی حکمرانی کر رہے ہیں, یہ غور کریں آپ. ایک علم حاصل کر لے کے اس کے بعد دولت رہتی ہے, دولت کے ساتھ طاقت کا استعمال, کہ 3 ایک جگہ ہو جائیں تو اب حکومت کیسے ہوگی وہ غور کریں. اگر علم آپ نے صحیح راستے سے لیا ہے تو ترقی پہ لگائے گا. دولت صحیح راستے سے کمائی ہے, حق حلال کی ہے, تو برابر دوسروں کے کام آئے گی. اگر آپ طاقت ہے, کوئی آفیسر بنے ہیں, تو آپ کا کام یہ ہے کہ محکمے کی کتنی سہولت ہے میں اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ملک میں بلا مذہب و ملت لگانا چاہیے. یہ ہے آپ اپنی سیٹ کا, اپنے عہدے کا استعمال کرنا. کسی بھی سرکاری عہدیدار کو یہ جائز ہی نہیں دیتا کہ وہ تعصب کرے. اگر آپ غور کریں, جب کبھی بھی آپ, چاہے الیکشن کا موسم ہو نہ ہو, اگر کسی عہدے کی شپث لیتے ہیں تو شپث آپ دیکھیں, قسم لیتے ہیں تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے, اس کی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ وہاں قسم کھاتے ہیں, یہاں آ کر آپ کام کیا کرتے ہیں. ہر وقت اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ہم جتنے لوگ ہیں, یہ پارٹی آج آئی ہے مجلس انقلاب ملت, لوگوں کا رجحان کچھ اور ہے. لوگ کہیں گے کہ کیا یہ جیت پائیں گے. جیتنا, ہارنا, ہارنے کے خوف سے اگر کوئی میدان میں نہیں آتا تو اس کو لڑائی میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہار کے خوف سے اگر کوئی گھر سے نکلنا بند کر دے تو کیا اس کی جان بچ سکتی ہے؟ جان کے خوف سے اگر میں گھر سے نکلنا بند کر دوں, کیا ملک الموت میرے پاس نہیں آئیں گے؟ زندگی اسی کام کے نام, کسی کے کام آ کے چلے جانے کا نام زندگی ہے. یہ غور کریے کہ ہمیشہ ہار اور جیت ہر کسی کو لگے رہتی ہے. ہارنے سے آپ ڈرے نہیں, جب تک آپ ہاریں گے نہیں جیت کا مزہ آ نہیں سکتا. اسی طرح اگر کوثر علی مرزا صاحب اس چار مینار حلقے کے امیدوار ہیں, کام 1-2 آپ میرے علم میں جہاں تک ہے, ایک گولی گڑا بندرگوں کے روبرو قبرستان کے لیے یہ کام اچھا ہے. اگر میں بتانا منسوخ, یہ اپنی زبان سے بتا رہے ہیں تو یہ غلط ہے. میں نے یہ کام کیا یہ غلط ہے, کوئی دوسرا بتا رہا ہے وہ صحیح ہے. اگر یہ انہوں نے قبرستان کے لیے تحفظ فراہم کیا ہے تو انہوں نے اپنی قبر کے لیے کام کیا ہے. اگر یہ کسی کے لیے سہولت, اگر روزگار فراہم کر رہے ہیں تو ان کے لیے فائدہ آگے کی ان کی نسل کے لیے ہے. میں نہ بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو یہ تمام قوت کب ملتی ہے؟ کوثر علی مرزا نے تنہا نہیں کیا. جب تک ان کی ہمت کے لیے صدر صاحب اور سیکرٹری تمام جماعت پیچھے نہ ہو تو تنہا کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ جماعت کے ساتھ آپ جڑے رہیں اگر ممکن ہو سکے تو. کیوں کہ میں ہمیشہ سے آزاد تھا, کیونکہ ہم آزادی ہمیں ملی ہے 1947, مگر آزاد ہمارے پاس وہی حضرات ہے جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس طاقت ہے. آج بھی وہ غلام ہے جو غریب ہے, مجبور ہے, بے بس ہے. یہ سوچنا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ, آپ ایک مشاہدہ کر لیں, آپ اپنا ووٹ کا استعمال کس کے حق میں کرنا چاہیے کریں, مگر اس کے بعد اپنی گاڑی جو بھی آپ رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے شہر کی تلایا گردی, مطلب تمام سراؤنڈنگ پھر کے یہ دیکھیں کہ کتنے پولنگ بوتھ پر
सरमायाकार पैसे वाले हैं कि जितनी कतारें नजर आएंगी परसेंटेज ज्यादा रहेगा, वो गरीब रहेगा। और गरीब हमेशा दिमाग से नहीं दिल से काम लेता है। दौलतमंद अपना प्रॉफिट और लॉस देखकर कुर्सी पे बैठता है, पार्टी में रहता है, इख्तिदार पर रहता है कि मैं ये सीट के लिए इतना पैसा खर्चा करूं तो मैं कितने दिन में कितना पैसा निकाल सकता हूं। ये दौलतमंद अपनी अक्ल से सोचता है, गरीब हमेशा जज्बात की लौ में बहता है, क्योंकि ये हमारे वक्त पर काम आया। क्या काम आया? मैं घर पर जाकर खुदा ना खास्ता कोई गरीब गुजर गया, हादसे में गुजर गया, अगर मैं जाकर उनके खानवादे को, उनके खानदान को पुरसा दूं तो ये याद रखता है गरीब, अमीर याद नहीं रखता। अगर कोई भी मर जाए, आप सारी दुनिया में किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हो, देख लें, मैयत पड़ी रही तो मैयत को नहलाना धुलाना दफन करने का काम गरीब का है या अमीर का है? मैं आखिरी मरहले की बात कर रहा हूं, आप गौर करें गरीब कहां तक साथ देता है। आगाज पैदा होने से लेकर कब्र तक साथ देने वाला गरीब है। उसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत और दिल रखने वाला भी गरीब होता है, माफ करने वाला भी गरीब होता है। इतनी जल्दी किसी की करनी भूल नहीं पाता, वो भी गरीब होता है। अगर कोई एहसान कर दे उसका एहसान याद रखता है, वो भी गरीब होता है। अगर कोई दौलतमंद के साथ आप कुछ काम कर दें, वो याद नहीं रखता, वो ये सोचता है कि इसके बदले में ये मुझसे क्या चाहता है। ये जरूरी है आप याद रखें। इस वजह से ये जमात का नाम मजलिस इनकलाब मिल्लत है। तो मैं यही चाहता हूं कि तमाम पार्टी के सदूर मोतमदीन से कि इसमें इनकलाब लाने के लिए हम में लौ बढ़ाने की जरूरत है। जितनी मोहब्बत की लौ बढ़ेगी उसी तरह हमारे गरीबों में और शऊर बेदार करने और मोहब्बत के चराग जलाने की जरूरत है। मोहब्बत का चराग तभी जलता है जब आपके पास खुलूस व इखलास हो। तो ये तमाम बातें मुख्तसर सी हमारे कैंडिडेट चांदनार के कौसर अली मिर्जा साहब की दरख्वास्त पर और सदर साहब सेक्रेटरी तमाम की दरख्वास्त पर मैं यहाँ आपकी खिदमत में चंद ख्यालात पेश कर रहा था। और रही बात हर जगह हर वक्त पर लोगों का कहना और समझना, सबसे ज्यादा जन अफराद जो कम पढ़े लिखे उनके पास दौलत सब कुछ है, वो ये सोचते हैं कि किसी के पास जाने से क्या फायदा है। अगर मैं आकर आज यहाँ स्टेज पर कुछ कर रहा हूं, कह रहा हूं, तो मुझे इस पार्टी ने इस कैंडिडेट से कुछ ले लिया होगा, ये सबसे ज्यादा जहन में चलता है। तो ये बातें भूल जाइए, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये जरूरत है। क्योंकि अगर कौम और मिल्लत का दर्द जिसके दिल में है वो पैसों की और जान की भी परवाह नहीं करता। और ये तमाम ख्यालात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था, आप बगौर सुने और समझें, उसके बाद अपने हक का, अपने वोट का इस्तेमाल करें और जो हमारे हल्के के उम्मीदवार कौसर अली मिर्जा हैं उनके हक में वोट दें और इंशाअल्लाह कामयाबी से हम कना करें। इसी के साथ मैं आप तमाम से रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। शुक्रिया हमारे सैयद हुसैनी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ताहिर खुरमी साहब से दावा पे खिताब देता हूँ कि वो वक्त का लिहाज करके अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर आमिर हुसैन चुत्तारी साहब और मेरे अजीज दोस्त कभी अब्बास्ता बेटू के दो तीन
दिन हुए नामपल्ली में एक ड्रामा हुआ, एमआईएम के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके अहलो अयाल के खिलाफ गाली गुलूज करते फिरे। फिर 2 दिन पहले सदर साहब मैदान में आ गए, आके जो है माफी चाहने लगे और जो है हाथ जोड़ के माफी चाहने लगे। आज वो कह रहे हैं कि कल हो गई थी भूल, हमने समझ लिया था आदमी को फूल। मैंने कहा यही तो है कुदरत का एक उसूल, ठंडी हवा चली तो कलिया खिलाएगी, आंधी अगर बनी तो तबाही मचाएगी। मेरे भाई, मामू और भांजे का जो ड्रामा 10 साल से चल रहा था करीब होगा। सीनैरियो चेंज हो चुका है, पस मंजर बदल गया है। पुराने शहर की ये हालत है कि इनकलाब करवट ले रहा है। आज कुछ हमारे उम्मीदवार साहब की लफ्जिश हुई, हो सकता है कि कुछ मोबाइल पब्लिसिटी नहीं हुई, नहीं तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर बहादुर कौम बसती है यहाँ पर, और सच बोलो तहरीक भी है, और अल्लाह के फजल करम से हमारे शिया बिरादरी का जो है यहाँ पे गलबा है। और मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है कि जो है आज हमारे सामाइन की तरफ। पर याद रखो मेरे भाई, इनकलाब जब शुरू होता है तो सिर्फ 2-4 आदमी आते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आज साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हूँ, और आप लोगों के जोश और जज्बे से मैं जो है वो है कि हम अलबत्ता गफलत का शिकार है। अचानक 20 साल तक मुसलसिल नजरअंदाज करने के बाद एक ऐसे शख्स को जो चारमीनार कोऑपरेटिव बैंक में 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुका था, उसको जो है टिकट क्यों दिया गया? वो आज इलेक्शन में चल रहा है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 9 महीने की हामिला औरत जो है कैसा चलती अपना पेट संभाल के, वैसा ये उम्मीदवार चल रहा है एमआईएम का। मैं जो है इन्वेस्टिगेटिव आपके जो है जर्नलिज्म में मेरा नाम है और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। जब तहकीक की तो पता चला कि ये मौसूम जो है उनकी लॉटरी उठी, उन्होंने कुछ जमीनात खरीद के रखे थे शमशाबाद के कहीं आगे, और जो है 10 को वो जमीन बेच के सदर मोहतरम को 10 करोड़ रुपए का नजराना पेश करे और टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। हम बोले ऐसा कैसा है, लोग जो है अचानक किसकी जो लॉटरी भी उठी है और टिकट भी मिल गया, जबकि एक से बढ़ के एक सुरमा थे और इनके पास जो है मुरीदों की फौज नहीं है, गुलामों की फौज नहीं है, फौज है, मुरीदों की फौज है और तमाम चमचों की भी एक बड़ी तादाद की फौज है। आज अचानक ऐसे आदमी को जिसको आप मुसलसिल 20 साल तक नजरअंदाज कर दिए, उसको चांदर का टिकट दे दिया गया। मेरे भाई, आज ये है मैं हमारी कौम से मुखातिब हूँ, मैं सच बोलो तारीफ हूँ। आप चौथे इमाम सैयद ज़ैनुल सैयदुल साजिदीन की औलाद से हूँ मैं, और 2-4 दिन पहले भी आपको मुखातिब करा था इसी जगह में। और चूंकि आज हमारे जनरल सेक्रेटरी मेरे अजीज दोस्त है अब्दुल कवी अब्बासी साहब ने मुझे जो हुक्म दिया कि आप आइए मुखातिब कीजिए, तो मैं जो है गुलामों से, मुरीदों से और आपके जो है जुनूनियों से, आंख में आंख चमचों से आंख में आंख डाल के बात करने के लिए यहाँ पर आ गया। पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, ये इलेक्शन पहले के जैसा है, आम इलेक्शन नहीं है। अब इलेक्शन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से और इलेक्शन कमीशन उसको रूपे अमल ला रहा है, और इनकी जो है सारी 60 साल की कामयाबी जो है सिर्फ बोगस वोटों पे है। अगर ईमानदारी का अगर इलेक्शन हो गया तो इनको 10-12% वोट मिलेंगे, 15% तक भी लोग पार नहीं कर सकते। और हम लोग चूंकि ख्वाब गफलत में सोते रहते, घरों में जो है रात भर जग के सुबह में गहरी नींद में रहते, ये लोग जो है आपके जो है बोगस वोटिंग करते हैं, ठप्पे मारने में कामयाब हो जाते। वो नाजायज तरीके से, क्योंकि इनकी सियासत को नाजायज, वो नाजायज तरीके से बूथों पे कब्जा करके आपके जैसा लैंड ग्रैबिंग करते हैं लोग, उसी तरीके से बूथ ग्रैबिंग करते हैं। लैंड ग्रैबिंग में एक्सपर्ट है। लैंड ग्रैबिंग बोले तो याद आया, अभी मैं मलकपेट में तकरीर कर रहा था, वहां से निकल के आया, हैदराबाद का सबसे पहला लैंड ग्रैबर जो था सुल्तान सलाहुद्दीन का एक राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड था, उसका नाम था सादिक मोइनुद्दीन। और वो सादिक मोइनुद्दीन अपनी बीवी, उसका नाम था आसमा, हमारे शोरा आफाक जो हमारे फिल्म आपके जो है आपके स्टार थे, दिलीप कुमार साहब से जाके आशिकी करके 2 दिन में उनसे बाज़ाब्ता, जबकि इसके निकाह में रहते हुए उससे निकाह पड़ा।
जब दिलीप कुमार को सारी हकीकत मालूम हो तो जूते मार के घर से निकाले। और दूसरा लैंड ग्रैबर एक फकीर खां बोल के था एसी घाट के अंदर, वो भी किसी जमाने में इब्राहिम खां का भी लैंड आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड था, यो भी जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी का खास आदमी। तीसरा लैंड ग्रैबर हाल में उसका इंतकाल हुआ, मैं समझता हूँ 1 महीना 15 दिन हुए, उसका नाम था इस्राइल मामू, जिसको देख के लोगों के पैर उखड़ जाते थे और शराबियां, चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे और आपके जो है रौडी शीटरा मामू बोल के हाथ बंद करके उसके सामने ठहरा करते। वो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी का राइट हैंड लेफ्ट हैंड था। आज लोग जो बोले, अभी थोड़े दिन पहले तकरीर करे वो हमारे छोटे फिरौन करके बोले, बड़ी खुशी की बात है, मसरत की बात है, आज हमारी जमात के 10,000 करोड़ के अखराजात है। यहाँ भी झूठ बोले, 10,000 करोड़ के अखराजात नहीं है, ये दोनों भाई 10-10 लाख करोड़ के मालिक है, 10-10 लाख करोड़ के। और इनकी जो है अखराजात जो है, जो इनके एसेट्स है हिंदुस्तान के बाहर है। बड़े भाई का पैसा शिपिंग कंपनी में लगा हुआ है, छोटे भाई का पैसा जो है आपके बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के अंदर लगा हुआ है। आज इतनी दौलत है कि 1 साल तक पूरे हैदराबाद के जो है लोगों को घर में बैठा के खाना खिला सकते, इतना पैसा है। अभी इनकी गुर्बत मामू से हो गई, पहले मामू के दुश्मन थे 2004 के अंदर। मैं जो है इनका मुखालिफ उम्मीदवार था, केसीआर का कैंडिडेट था मैं टीआरएस का, और अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ चंदन गुट्टे से इलेक्शन लड़ा था। जो बिपाशा का जो टाइटल है ना, वो मैं तकरीर में अपने आप मैं दिया था कि तू सड़क पे नाचने वाली बिपाशा है रे भाई। और दूसरी तरफ मेरा मुकाबला कर रहे थे हमारे कायम खां साहब, मरूम आली जनाब मोहतरम जो है गाजी मिल्लत आपके अमानुल्लाह खां साहब के फर्जन। मैं उनको बोला तेरा भी नाम कायम खान है रे भाई, डॉक्टर कामों का होना चाहिए, क्योंकि वांटेडली तेरे को पैदा करना बोल के पैदा नहीं करे, मगर जो है तू कामों का पैदा होगा। खैर ये तो इलेक्शन की बात थी 2004 की, मगर जो है मैं जब सीरियसली इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने 15 लाख रुपए का ब्रीफकेस ले आके केसीआर साहब को दे दी। उसमें ये 2 दलाल भी थे, एक जो है ये था आपके जो महमूद अली जो वजीर इमाम जामिन, और दूसरा जो है मर गए मरहूम हमारे हारून खान साहब, दोनों मिलकर ले आके पैसा दिए। और आज जो आपका जो है याकूतपुरे का कैंडिडेट है जाफर हुसैन मेराज जिनका इलेक्शन एजेंट था आपके जो है असदुद्दीन अवैसी का, वो भी था, ये तीनों लोग मिलके तो केसीआर साहब को ब्रीफकेस सुना था, ब्रीफकेस ले ली। आज अगर वाकई में केसीआर माइनॉरिटीज के मुसलमानों का दोस्त होता तो आज मुसलमानों की मेरे भाई पुराने शहर के अंदर ये हालत ना होती। मैं 2016 में मेट्रो रेल जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया, उसका मैं कन्वीनर था। मैं तकरीबन 200 रिप्रेजेंटेशन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को दिया और एलएनटी को भी दिया जो मेट्रो रेल चलाती। पर वो मजबूर हो गए, जब 200 खतूत पहुंच गए उसके बाद जो है मेरे को बुला के बोला आप सिंसियरिटी चार्टर ऑफ सक्सेस, मैं आपको बुलाया आपसे बात करने के लिए। मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी अरकान असेंबली है, चोर डाकू कज्जाब लुटेरे है, हर कोई हमारे से पैसा मांगे। हत्ता कि इनके एमआईएम के जो प्रेसिडेंट है 500 करोड़ रुपए हमारे से तलब किए। हम किसी को अगर 10 रुपए भी देंगे तो 10 रुपए के भी हम वोचर के ऊपर सिग्नेचर लेते। 500 करोड़ बोले ठीक है हम देने को तैयार है, मगर आपको जो व्हाइट अमाउंट दिया जाएगा और बैंक के जरिए आपको दिया जाएगा, ये पीछे हट गए। मेरे भाई आज नए शहर को देखो, हमारी जो मेट्रो रेल जो है आपके जो है तकरीबन 40 किलोमीटर पूरा सिकंदराबाद हाईटेक सिटी जगह जगह भाग लेते फिर पुराने शहर में हमारे खाइस्टी के जो है यहाँ पे मेट्रो रेल लाए जाए, मगर ये लोग पसमानदगी को जरूरी समझते। बंडी ढकलने वाला बंडी ढकलना, पान का डब्बा चलाने वाला पान का डब्बा चलाना, ऑटो चलाने वाला सिर्फ ऑटो चलाना, और जो है तालीम जो है इनकी जो अपनी औलाद है वो जो है बैरूनी मुमालिक में जाके करती। आज हमारा कोई भाई मेहनत का भाई वो नहीं चाहता कि जो है उसका बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आला तालीम याफ्ता बनना। हत्ता के जो है दक्कन मेडिकल कॉलेज में मेरिटोरियस नंबर लाने वाले लड़कियां जब उनको एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया तो लोग जो सादा लोग मुसलमान, अरे हम आपके वोटर थे भाई, हम आपको जो है हमेशा से वोट देते हुए आए हैं, हम एमआईएम के जो है हम आपके जो है चाहने वाले हैं। अरे भाई क्या करते हैं, डॉक्टर बना के शादी करो, बच्चे पैदा करो, हमारी आबादी की जरूरत है। नाजिबा अल्फाज आपके जो सुना के लोगों को जो है लौटा दिए लोग। आज एक एडमिशन के लिए 80 लाख का 1 करोड़ रुपए ले रहे, आपके पास है 1 करोड़ रुपए देने के वास्ते?
1.5 करोड़ रुपए लेके आपके जो है एमडी की MBBS पास करने के बाद जो एमडी की सीट होती 25 सीटें हैं, उसको 1.5 करोड़ रुपए। ये पूरी दौलत इनकी नाजायज तरीके से कमाई हुई दौलत है और लैंड ग्रैबिंग से तो आपके जो है की वजह से इनकी दौलत इनके पास है। मोहम्मद अली शब्बीर, जिसको जो है एक जमाने में नो सर पे उठा के फिरते थे, यहाँ पे जो है मीर चौक पुलिस स्टेशन के पास उसकी ताजपोशी करके मारे। जो इनका मोहसिन था, जो आपके हैदराबाद का जो इंचार्ज मिनिस्टर था, उसके जरिए नो लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए, पूरे आपके तलाबा बेच के खा गए, पूरे जमीनात बेच के खा गए। जब इनका काम हो गया, कांग्रेस गवर्नमेंट चले गई, तो जो है मोहम्मद अली शब्बीर के ऊपर जो है, क्योंकि उन्हें बेकार हो गया, नाकारा हो गया, उसको जूते भी मारे, उसकी ताजपोशी भी करे मेरे भाई। तो ये लोग, इनके हाथ सिया है, इनके अल्फाज सिया है, हर वो काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते, माशी फायदे के लिए करते। इनके बाद लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं। इनके एक शादनगर के MIM के प्रेसिडेंट परसों गुजार दिए इनकी खिदमत करने के लिए, हार्ट अटैक हुआ तो उनके बच्चे जो है दवाखाने में अवैसी में लाके शरीक करे, तो सीधा जो है दारुसलाम भागे। शरीक करने के बाद हमारे वाल, अरे क्या हम यहाँ गाली दे के बोले हमारा हॉस्पिटल मिलता, तुम्हारे दूसरे दवाखाने से लेके जाने। अरे हम 40 साल तक खिदमत करे, हमारे बाप करे होंगे बोल के एक नंगी गाली दे दिए सदर साहब। छोटे साहब भाई इनके बोले, जब मैं इलेक्शन लड़ा था, मैं लाल दरवाजे को हरा दरवाजा बना दूंगा बोले। तो मैं तकरीर में अपनी पूछा, क्या तुम्हारा बाप पेंटर था, तुम्हारा दादा पेंटर था, हाथ में बुरश खांस के आया? आज वही जो है आपके हमारे हिंदू बिरादरी को खुश करने के लिए लाल दरवाजे के मंदिर को जो है 10 करोड़ रुपए जो है MLA फंड से दिए, और ये लोगों से बात छुपा के रखे। बाद में मीडिया के जरिए आ गए तो खामोशी साथ दिए, कुछ बोले नहीं, हम ऐसा करे भाई बोले हमारे हिंदू ब्रदर। ये लोग सिर्फ आपको जो है नफरत की एक ऐसा फिजा पैदा करते, हिंदू और मुसलमानों में जो है आपको तफरीक डाल दे के, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करके आज तक अपना उल्लू सीधा करते हुए आए। एक जमाने में इनका चेहरा नरेंद्र था, जबकि इनके नरेंद्र से अंदरूनी साजबाज थे। नरेंद्र का जमाने तक चलते रहा किस्सा, नरेंद्र की मौत हो गई, उसका जवाल आ गया, बंडूराव दत्तरिया से दोस्ती हो गई, बंडूराव दत्तरिया को गाली गुलूज करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाने लगे। बंडूराव दत्तरिया चले गया तो अब इनका जीजा आ गया, कौन? राजा सिंह, बाजा सिंह। वो राजा सिंह जो खुलेआम गाली गुलूज करता था, वीडियो निकालता था, 5000 का पान खा के और दरवाजा खोल असद अकबर बोलते थे। आज आपको और मेरे को, अपने घर वालों को अगर कोई बोले तो क्या करते? टांग पे टांग डाल के चीर देते। अगर मेरे को भी सामने अगर राजा सिंह मिला तो उसका मैं बाजा बता देता हूँ, उसको भी टांग पे टांग डाल के चीर डालता हूँ मैं, अगर उन्हें बोला है तो। ये लोग जो है इसको डायरेक्शन देते हैं, इनको डायरेक्शन मिलता नागपुर से, इनको डायरेक्शन मिलता बीजेपी से, दिल्ली से। इन्होंने जो है राजा सिंह को डायरेक्शन देते, सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को वर्गलाने के लिए और हमदर्दी के वोट हासिल करने के लिए। ये आज तक आपको मेरे भाई बेवकूफ बड़ा वक्त हालात ऐसे चेंज हो गए, आपको मालूम, सूरत हाल बदल गई। हैदराबाद नहीं, पूरे तेलंगाना में इनकलाब आ गया, मामू की गवर्नमेंट जाने वाली है, टाटा टाटा बाय बाय, कार गई सरकार गई का हिसाब होगा। अब भांजे भी परेशान है, अब क्या करना बोल। अब भांजे क्या करें, वहां से एक जो है ट्रांसफर कर दिए, वो आपके माजिद हुसैन को टिकट दे दिए, नामपल्ली से लाके एक यहाँ पे जो है इसको एक आपके वो जाफर हुसैन बेराज को कुर्बानी का बकरा बना दिए, ना उसको तखीर करना आता ना बोलना। इनके सारे जो 7 कैंडिडेट है, 8 कैंडिडेट बोलो, राजा सिंह भी इनका ही कैंडिडेट है, जो सारे कैंडिडेट है उसमें एक भी पढ़ा लिखा अगर कोई है तो वो बदतमीज जाहिर है, वो आपके जो है माजिद हुसैन। बाकी के कोई मैट्रिक पास है, कोई इंटरमीडिएट है, किसी के क्वालिफिकेशन का तो पता नहीं। मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ हमारे कभी अब्बाई साहब, हामिद हुसैन सितारी साहब को, जरूरत और बेबाकी का काम लेके कम से कम जो है इनको रात के अंधेरे के अंदर जो है, जैसा इन लोगों को डराते थे इनको डरा रहे। मेरे भाई काबे गफलत से बेदार हो जाओ मेरे भाई, आप लोग सोचो समझो। अब ये आपके भगत सिंह का जो है खत्म हो गया। हमारे कमिश्नर पुलिस इतनी जबरदस्त शख्सियत के मालिक है, संदीप छिंडियाला साहब, उनको जो है इलेक्शन कमीशन भेजा, गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करी, और उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन को भी पाबंद कर रहे हैं कि आप जो है भगत सिंह की रोकथाम करो। अगर आप एक मर्तबा कोई अगर एक वोट दे दिया, दोबारा वोट देने के लिए आया तो जो है 6 महीने की सजा होने वाली है। ये लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाइए, भगत सिंह रोक दीजिए, और इंशाल्लाह
जमीर की आवाज के ऊपर वोट दीजिए। और इन आज तक कुछ नहीं करे, आइंदा भी इन्हों कुछ नहीं कर सकते सिवाय दौलत जमा करने के लिए मेरे भाई। अच्छा, और एक बात मैं याद आ गई, अच्छा हुआ, मीर मोमिन साहब की जो है बारगाह है सुल्तान शाही में, सारी दुनिया को मालूम है हमारी शिया बिरादरी का यह कब्रस्तान है। ये आपके मुंजल खां का, मुमताज खां का कब्जा उसके अंदर बरकरार। आज हमारी मैयतों को तदफीन करने के लिए जगह नहीं मिल रही, और जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हों भी कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लामा बाकर आगा साहब जाकिर रहमत अपनी जिंदगी लगा दिए मेरे भाई मस्जिद के पीछे। बाद में क्या हुआ, उनको जो उनका पत्ता काट दिया गया और उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी के आयाम में गांधी भवन के अंदर जाके कांग्रेस के अंदर जॉइन हो गए। ऐसे ऐसे लोगों को बाजू जिंदगी भर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसदी का खाते रहे, नहरी कुल्चे खाए, पाया जबान खाए, और धरती का आपके जो है मूड होता फोन करते थे, सेठ नहरी भेजो एक दो शिरमाल के साथ। सेठ जो है अपने बच्चों के साथ रात भर जो है, इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसदी का कसूर क्या था आपको मालूम? यही ये आपके दारुशिफा में जो है आबिद अली खान का आई हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हो रहा था, विजय भास्कर रेड्डी साहब सीएम आए थे, तो इतना ही बोले हमारे इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्दी साहब, हम तो कई चीफ मिनिस्टर को देखे, चीफ मिनिस्टर तो आते हैं और जाते हैं, हम तो जो है मौजूद रहेंगे, असेंबली में आएंगे। वो बात नागवार गुजर गई सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी। आपको मालूम, एक मिनट में खत्म करूं अपनी तकरीर को, आपको मालूम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसके बानी थे सच्चे और पक्के आशिक रसूल बहादुर यारदन, कायदे मिल्लत बहादुर यारदन थे। आज बहादुर यारदन की भी तस्वीर हटा दी गई, दारुसलाम में इनका जो कब्जा बरकरार हो गया, और वो दारुसलाम जो है कायदे मिल्लत की बेगम के जेवर बेच के जो है जमीन वो खरीदी गई। एक मरतबा बहादुर यारदन जो है जा रहे थे अफगानिस्तान के कबायली इलाकों में जहां पर जलजला आ गया था, भूकंप आ गया था, तो उन्होंने ऐलान किया कोई है जो मेरे गायबाना में, मेरे ख्याब में मस्जिद का बारे सदारत मेरे खांधों पे उठा सके, सिर्फ 15 दिन 20 दिन 25 दिन में फिर दोबारा मैं वापस हो जाऊंगा। तो इनके दादा जो थे अब्दुल वाहिद अवैसी ऐसा हाथ उठा के 3 सीढ़ियां चढ़ गए, तो इनको रोक दिया कायदे मिल्लत, अब्दुल वाहिद वहीं पर रुक जाओ, बोलो तो अब्दुल वाहिद रुक गए। वॉलेंटियर से पूछिए अब्दुल वाहिद अवैसी कितने सीढ़ियां चढ़े, तो बोले ये 3 सीढ़ियां चढ़े। तो बोले हुक्म दिए बहादुर यारदन जो इंतहाई रहीम दिल खलीक और जो सच्चे और पक्के मुसलमान थे, बोले वो 3 सीढ़ियों को पाक और शफाफ पानी से धो दिया जाए। तो इनके जो है नापाक कदम आ गए थे, इनको कोई सदारत नहीं दिया, इन्होंने जो है खुद साख्ता सदर बन गए। कासिम रजवी तो पुलिस कस्टडी में था, मुझे जेल से रिहाई मिली, मैं पाकिस्तान चले आता हूँ, यहाँ पे रहना नहीं चाहता। तो ड्रामा करके नो मस्जिद की सदरत कायम करे। इनके बाप को जो सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी को हाईकोर्ट का एक बाकायदा जजमेंट है, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी लैंड ग्रैबर बोल के 5 पे जजमेंट मेरे पास रखा हुआ है मेरे भाई। बाप के बाद बेटे आपके लैंड ग्रैबर तुम, इनका काम वही है। आज पुराने शहर के अंदर क्या है, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, हर 5 दिन में 8 दिन में 2 दिन में मर्डर हो रहे हैं, एक दिन में 5 भी मर्डर हो गए। ये किसकी वजह से? क़ियादत। अगर आप क़ियादत अच्छी रही, अरे इमामों को खरीद ले रहे हैं आप, मुल्लाओं को खरीद ले रहे हैं आप जो है ये उलमाओं का एक बोर्ड है आपके जो है यूनाइटेड आपके मुस्लिम फोरम बोल के, अब ये यूनाइटेड आपके भड़वागिरी फोरम हो गया। एक बिरयानी खाने के लिए आ रहे, चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद से उसकी कदमपोशी करने के बाद चले जा रहे हैं खजूर खाने के लिए। ये भी अपना वक़ार और मुकाम खो दिए। मेरे भाई आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है आप अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर वोट दीजिए और इनके खिलाफ जो है आप जिहाद कीजिए। जिहाद आपसे नफ्से करना है, खून खराबा हाथ में तलवार लेके जिहाद नहीं करना। जिहाद करना है तो आपके सुबह में 30 जनवरी को जाइए, 30 नवंबर को जाइए, पोलिंग बूथ को जाइए और आपकी जो मर्जी है बटन के ऊपर हाथ दबा के वोट दीजिए। मैं जो है हमारे आमिर हुसैन शितारी साहब, खबी अब्बासी साहब एक इनकलाब लाने के लिए आज मैदान में उतरे हैं। उनके उम्मीदवार यहाँ हैं और वो उम्मीदवार काबिल तरीन और जो है बेहतरीन जो है हरकियाती शख्सियत और उसके साथ साथ जो है बेहतरीन एक सोशल वर्कर भी है। इनको अगर आप अपनी गिराकत वोट से नवाज के, अगर आपको आपके जो है चारमीनार के हल्के को अगर आप तरक्की देना चाह रहे हैं, इसको जो है अंधेरे से निकालना चाह रहे हैं, ये चोर कज्जाब लुटेरा जो मिनट 6 करोड़ का गबन कर चुका है, धोखा दे चुका है, इसको जो है इसके मुंह पे कालिक लगाना चाह रहे हैं, तो जो है आप अपने ज़मीर की बुनियाद के ऊपर वोट दीजिए। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात। शुक्रिया हमारे ताहिर खुरमी साहब। अब मैं बहादुरपुरा के कैंडिडेट वही साहब से दावत खिताब देता हूँ।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تفصیلات جو ہے سارے قائد کو بتا چکے ہیں. سینئر قائد جناب حامد حسین شتاری صاحب کو سلام کرتا ہوں اور ڈائس پر تشریف فرما ہمارے سینئر قائدین فاؤنڈر ممبر جناب ایڈوکیٹ قوی عباسی صاحب, جناب جاوید صاحب, جناب ماجد العطار صاحب, جناب عبدالوحید صاحب, جناب الطاف صاحب اور سینئر فاؤنڈر ممبرز اور ہمارے ہردل عزیز چار مینار کے ہونے والے ایم ایل اے انشاءاللہ کوثر علی مرزا جو ہمت اور جذبے کے ساتھ خدمت کرتے آ رہے ہیں. میں کچھ جو ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز آل انڈیا مجلس انقلاب ملت سے جڑنے کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جماعت کو میں نے جو ہے کافی ریسرچ کر دیکھا ہے کہ عبدالقوی عباسی صاحب اور حامد حسین شتاری صاحب ایک تلنگانہ کے فریڈم فائٹر ہے. وہ جو ہے کے سی آر کے ساتھ تلنگانہ کے لیے جدوجہد کیے ہیں. وہ جو ہے عبدالواحد اویسی سلطان صلاح الدین کے والد کے ساتھ کام کیے ہوئے لیڈر ہیں. ان کو ساری چیزیں پتا ہے کس طرح سے یہ جماعت قائم ہوئی. وہ جو ہے سلطان صلاح الدین اویسی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. تو تمام چیزیں وہ بیان فرمائی ہیں. ان کے اتنی نالج ہم کو نہیں ہے, انہیں سے سنتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کیا کیا چیزیں کیسے کیسے جو ہے لوگ جو ہے غبن اور کیے. اسی تعلق سے یہ جو ہے ایک جماعت قائم کی گئی تاکہ جو ہے جو آزادی انگریزوں سے جو ہے آزاد ہونے کے لیے ایک جو ہندوستان میں انقلاب آیا تھا, اس کے بعد اب 60 سال کے بعد پھر ایک انقلاب اولڈ سٹی میں خاص طور سے آنا ضروری ہے. جو اولڈ سٹی کی عوام جو غلامی کی زندگی جی رہی ہے, جو ڈر اور خوف کی زندگی جی رہی ہے, جو اولڈ سٹی کی ایک جماعت قابض ہے جو کہتی ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کی آواز ہے. میں آپ کو حقائق بتاتا چلوں, واقع اگر وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں تو مسجد شہید ہوتی ہے حیدرآباد میں, وہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں. ہماری جماعت اور دوسری سوشل تنظیمیں جو ہے اس کے لیے احتجاج کرتی ہے, دھرنے دیتی ہے, جیلوں کی صحبتوں کو جاتی ہے, وہ کچھ نہیں کرتے. اور جب جو ہے گستاخ رسول جو ہے شان میں گستاخی کرتے ہیں, یہ قوی عباسی جو ہے اپنی جان کو حاضر کرتا ہے. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. اسی کو دیکھ کر میں ان کی جماعت سے جڑا کہ جو شخص اپنی عیش و عشرت کی زندگی ہے, کافی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے فیملی کا جو ہے سکون ہے, سب کو تلق کر کر وہ جو ہے حضور کی شان کے لیے اپنی جان کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ جیل کی صحبت کو سہا. وہ ایک ہندوستان میں ایسا مرد مجاہد ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور وہ کئی وقت کی زمینات کے لیے پرسنل اپنی پوری جو ہے لا فرم کی ٹیم کو لگا کر کئی ایسے کیسز ہیں جو وہ جیتے ہیں. ان کو جو ہے ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مخالف جماعت جو رولنگ گورنمنٹ ہے ان کو جو ہے وقف بورڈ کا جو ہے ایڈوکیٹ ممبر بھی بنایا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, جیسا کہ میں خود جس کا جو ہے شاہد ہوں, ہماری کانسٹیٹوئنسی میں ایم ایل اے جو ہے وہاں کا جو ہے کچھ سوال کرتا ہے, ایک سوشل ورکر کالر عمران کر ان کو یہ سوال کرتا ہے کہ مسجد میں ڈرینیج کا پانی آ رہا ہے, پچھلے جو ہے آپ 5 سال میں کوئی کام نہیں کیے ہیں ڈرینیج کے سیوریج لائنز کے لیے, مسجد میں عبادت گاہوں میں جو ڈرینیج کا پانی گھس رہا ہے. تو وہ ایم ایل اے ان کو جو ہے ایسی گندی گالیاں دیتا ہے وہ بچے کو, اور اس کے بعد اللہ نے ان سے اپنا فیصلہ سنایا, ان سے اقتدار چھین لیا. اسی طرح سے چار مینار ایم ایل اے کو کوئی جو ہے سلام نہیں کرتا ہے تو وہ ان کو گالی گلوچ کرتا ہے کہ تم مجھے کیوں سلام نہیں کیا. اللہ نے ان سے بھی اقتدار چھین لیا. اللہ کو جو ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ پسند نہیں ہے, جسے چاہے وہ تخت پہ بٹھائے, جسے چاہے وہ زمین پہ لا دے. بھائیوں اور بہنوں, آپ کو سب کو یہ سمجھنے کا وقت ہے. ابھی انتخابی جو ہے مہم آخری جو ہے چرن پر ہے, آخری 3-4 دن ابھی بچے ہوئے ہیں. آپ کو فیصلہ لینا ہوگا, کیا آپ کو اسی طرح جو غلامی کی زندگی میں رہنا ہے یا کوئی انقلاب لانا ہے یا کوئی تبدیلی لانا ہے. وقت کی کمی ہے. میں بس آپ سب کو اشارتاً یہ کہتا ہوں کہ کئی وقت کے زمینات لوٹے جا رہے ہیں, قبرستان لوٹے جا رہے ہیں. بار بار ہم لوگ جو ہے وقف بورڈ میں جا کر ہماری پارٹی نمائندگی کرتی ہے, احتجاج کرتی ہے, دھرنے دیتی ہے, پوری
जमात हमारी जाकर वहाँ पर बार बार वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो मसीहुल्लाह खान थे उनसे और वहाँ के CEO से तमाम को हम ये डिमांड करें कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जो है कुछ इक़दाम करें और वो जो वक्फ बोर्ड का जो लॉक किया गया है डॉक्यूमेंट रूम जो है उसको जो खोला जाए, वो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट खुद उसको लॉक कर रही है और मामू भांजे मिलकर पूरे करोड़ा रुपए का मुसलमानों की जो है असासे खा रहे हैं और अपने जो है महल बना रहे हैं हिंदुस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी। तो आपको ये सोचने समझने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आपको अपने खबरों के लिए भी जमीनें खरीद कर रखनी पड़ेगी। सोचिए इसके बारे में। और 30 नवंबर को आप लोग यहाँ के उम्मीदवार कौसर अली मिर्जा को जो है कश्ती के निशान उसको दबाकर जो है भारी अक्सरियत से उनको जिताने की कोशिश करें और तमाम इनकलाब मिल्लत के जो है 8 उम्मीदवार ठहरे हुए सभी का निशान कश्ती है। मैं भी बहादुरपुर से रिटायर हूँ, मेरा सीरियल नंबर 9 है, तमाम का कश्ती निशान है। मैं जो है आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वही साहब। बहादुरपुरा कहेंगे। अब मैं हमारी बहन असरा बेगम को दवा का खिताब देता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अशरफ सलात व तस्लीम अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद इन नबील उम्मी व अला आलिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैति व अहलि ताअतिका व असहाबी अजमईन व जमील मुरसलीन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बोलना ये है कि ये इनखिलाफ पार्टी है जो है नई उभरी है पार्टी, तो हम लोग इस पार्टी को ज़रूर मौका देना चाहिए क्योंकि इतने साल से जो पार्टी है यहाँ पे उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ मैं। और मैं डॉक्टर असरा सुल्ताना हूँ और मैं फीवर हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ। मैंने मुख्तलिफ जगह काम किया है, तकरीबन 10-15 जगह काम किया है। मैंने कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में काम किया, मैंने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में काम किया, मैंने म्युनिसिपल ऑफिसर की तरह काम किया, मैंने जेल ऑफिसर की तरह काम किया और मैं करीब से देखी उस सोसाइटी की और मैं कीन ऑब्जर्वर हूँ। तो मेरी जो बात है अल्लाह को गवाह रखे कर रही हूँ कि सच्ची बात है, 100% सोना बस। और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सारी की सारी ताकत अल्लाह ताला के पास है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है। तो हम लोग जो है, हम मुसलमान, हम लोग 30-40 बरस पहले कहाँ थे वो देखिए आप, और आज कहाँ हैं हम लोग। अखलाकी एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, हेल्थ के एतबार से हम लोग यानी माइनस से भी माइनस में है। और मेरा जो है मुख्तलिफ यानी डेली मैं कई लोगों से मेरा वास्ता पड़ता एज पेशेंट और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए कौम का दर्द दिया है। कौम यानी सिर्फ मुसलमान कौम नहीं है, हिंदू कौम भी है, क्रिश्चियन कौम, जो भी है हमारा इंडियन सिटीजन नेशनल, क्योंकि जो बिलीव है, जो रिलीजन है, आपका रिलीजन आपके लिए, हमारा रिलीजन हमारे लिए। बिलीव तो ऐसी चीज है कि दिखता भी नहीं, दिखाई भी नहीं देता। माइंड एटम तो भी दिखाई देगा नैनो पार्टिकल माइक्रोस्कोप में, बिलीव दिखाई नहीं देता। तो उनका दिन, उनके लिए हमारा दिन। एज ह्यूमन हम लोग सब एक हैं, सबका खून एक है, सबका दर्द एक है, सबका दिल एक है। तो जो ये लोग 30-40 साल में दीमक की तरह निकले हैं और अब समझ में नहीं आ रहा, और हमारी पब्लिक कोमा में है, कोमा में सुना के रख दिए, उनको मालूम भी नहीं है क्या कोमा में। फिर कोमा में से थोड़ा उठते इलेक्शन के दिन, फिर उसी को वोट डालते, फिर कोमा में चले जाते। तो मैं ये सॉरी आप लोग पूरे अपने अपने अकल, कान, आंख सब ये जो 5-10 मिनट मुझे मिले हैं अल्लाह की तरफ से, ये अच्छे से सुन लीजिए। तो हमारी जरूरियात क्या है, किसी की जरूरियात क्या है इंसान की? रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जॉब्स है। तो हेल्थ में हम लोग सबसे पीछे हैं,
गरीब हो, ऑनेस्ट हो और हमदर्द हो। ऑनेस्ट होना चाहिए। आप ऑनेस्टी को देखिए, हमदर्दी को देखिए, पुराना नया नहीं। पुराने का मसला क्या है देखिए आप, पुराने लोग जो है उन्होंने, हम तो सेठ हो गए, चौधरी हो गए, हम पहले कुछ नहीं थे और आज हमारे पास जखीरे हो गए, खजाने हो गए। मैं तो नहीं बोलूंगी किस तरह कमाए, बस सोच लीजिए बस किस तरह कमाए, कि मैं ये नहीं बोलूंगी किस दिन जॉब को गए, किस दिन फैक्ट्री चलाए या शॉप चलाए, कुछ चलाए। आप देखिए कहाँ से पैसा है, हमारी दौलत है, उनकी लाख दौलत आमदनी रहती और उनके पास करोड़ों अरबों रुपया जमा हुआ। ये डिसप्रपोर्शनेट एसेट बोलते हैं इसको। उन लोगों का भी एमएलए एमपी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन लोगों का भी हिसाब किताब होना चाहिए। और मैं आइंदा आने वाली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से जमा हुआ, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो हम गरीब लोगों की आवाज थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो आवाज नहीं बने उन्होंने ड्यूटी, अपनी ड्यूटी में फेल हो गए। हमारे बच्चों को ना हेल्थ है, ना एजुकेशन के फैसिलिटीज है, ना जॉब्स है, तो फिर किस लिए ये लोग कर रहे हैं क्या काम? क्या कर रहे हैं ये लोग काम? जिस काम के लिए उनको चुना गया था वो काम में फेल हो गए और अपना अपना पैसा जमा करके रख लिए। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नए आदमी को दीजिए, क्योंकि चीज जो है ईगल होती, ईगल 40 साल में वो अपनी बीट तोड़ देती, चोंच मार मार के, और पर निकाल नोच लेती, और उसके जो क्लॉज होते पंजे वो भी नए आते उसके पास, उसकी चोंच नहीं आती, उसके पर नए आते और उसके पंजे नए आते। अगर वो नए नहीं आए तो वो मर जाए। तो मरना पसंद है या चेंज पसंद है? चेंज, इनकलाबी पार्टी का नाम भी अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन रखा है, इनकलाब यानी चेंज, चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द गुड, चेंज फॉर न्यू। तो चेंज के लिए आप लोग मौका दीजिए। और आप लोग इतने ही लोग बैठे हैं, हम लोग हैं, मैं देख रहा हूं कुर्सियां ज्यादा खाली है, कम लोग हैं, तो तादाद की कोई मुश्किल नहीं है। 313 अफराद ने हजारों लाखों अफराद के ऊपर पता यादी नसीब हुई थी। 313 पे मुट्ठी भर बदर के मैदान में 313 काम भी हो गए लाखों के ऊपर है। नहीं, मैं गलत बोलूं क्या? बोलिए आप, अगर मैं कहीं भी गलत बोलूं मुझे रोक सकते हैं। अभी इतने कुर्सियां खाली है ज्यादा, I can count more chairs are empty, but people, those who are listening, वो लोग attentive तरीके से सुन रहे हैं। आप लोग एक काम करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो हजार लोगों को पहुंचा दो ये बात 3-4 दिन में। मेरी ये मदबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप लोगों से। और पानी, टांकी में पानी होता, बहुत दिन लग दिए, कुछ भी नहीं हुआ, फैल जाता, कीड़े पड़ती, तो उसको चेंज करना पड़ता। ठीक है, फिर आप लोगों से नई रिक्वेस्ट है कि नए के लिए आप चांस दीजिए, नए आदमी को चुनिए और उनका देखिए कि वो लोग हमदर्द हैं या नहीं। हमदर्द का इंसान सब कुछ कर गुजरता। बस अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत की बैकबोन एम.ए. खली अब्बासी साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट से दावत खिताब देता हूँ। तशरीफ फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर बैठे हमारे सदर मौलाना शुद्धारी साहब, आज के नौशाह कौसर साहब, वहीद साहब, समी आज़ाद साहब, डॉक्टर असरा मैडम, जावेद साहब, ताहिर साहब और मेरी आवाज़ सुनने वाले माँ और बहनों सबको मेरा सलाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाइम हमारे को 10 बजे तक दिया गया है, काफ़ी मुकर्रिन है, इसलिए 4-5 मिनट में मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं कि 30 तारीख को इलेक्शन है, आपके बीच में कई मुख्तलिफ कैंडिडेट्स फिर रहे हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है, गब्बर सिंह है, वो गब्बर सिंह गाँव लूटकर बैंका लूटकर आया है, अब आपके लिए जो सो आपके घर लूटने आया है। एक ऐसा डम्मी कैंडिडेट दिए, वो चल नहीं सकता बराबर। ऐसा कैंडिडेट जो चल नहीं सकता, जो 5-5 मिनट को बैठ सकता, वो आपका क्या काम करेगा? आपको चाहिए एक सच्चे कैंडिडेट को देना चाहिए। उसकी वजह से वो कई बैंक स्कैम्स में जाने की वजह से सज्जाद आगा, जो मौलाना सज्जाद आगा भी सुसाइड कर लिए। क्यों? ये 10 करोड़ का गबन करा था। तो ऐसा क्रिमिनल कैंडिडेट जो 8 महीने जेल में रह के आया, वो आपके बीच में आपकी क्या खिदमत करेगा?
4 قدم چل نہیں سکتا، وہ اسمبلی میں آپ کی کیا آواز اٹھائیں گا؟ آپ کے سامنے ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہے مرزا کوثر بیگ. مرزا کوثر صاحب کو ٹکٹ دیا ہے پارٹی انقلاب پارٹی. آپ ان کو جتائیے، ایک بدلاؤ لائیے، ایک چینج لائیے، ایک انقلاب لائیے. آج نہیں تو کبھی نہیں. اگر آپ انقلاب نہیں لائیں گے تو کبھی نہیں آئے گا انقلاب. اور میں فرسٹ ٹائم ووٹر سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ اپنا ووٹ سے استعمال کریں گے تو یہ آپ کا آنے والا مستقبل ہی نہیں بلکہ حیدرآباد کا مستقبل ہے، تلنگانہ کا مستقبل ہے، ہندوستان کا مستقبل ہے. اور یہ ایک سیمی فائنل چل رہا ہے، فائنل 2024 میں ہونے والا ہے. اور آپ یہ میسج دے دیجئے کہ انقلاب آ کے رہیں گا، انقلاب بدلاؤ لائیں گے، چینج لائیں گے، اور ہم یہاں سے اچھے نمائندے کو چن کے لے کر آئیں گے. اور آپ کے بیچ میں ایک ایسا نمائندہ ہے جو سوشل ورکر ہے، جو کئی قبرستانوں کی حفاظت کرتے آ رہا ہے. اس کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو کافی اچھا آدمی ہے. اور دوسرے پارٹیز کا اگر آپ پروفائل دیکھا جائے گا، ایک ڈمی کینڈیڈیٹ ہے. میں آپ کو بولتا ہوں، اس سے پہلے جب امان اللہ خان صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا تو ایک ڈمی کینڈیڈیٹ یوسف رمضان کو دیا گیا. اسی طرح اس ٹائم ممتاز احمد خان کو ٹکٹ نہیں دے کے ایک ڈمی کینڈیڈیٹ ذوالفقار کو دیے. لیکن ممتاز احمد خان تو پیو نکلے، بیکار آدمی نکلے. میں سمجھا کہ وہ ایک اچھے آدمی ہے، مقابلہ کریں گے، لیکن نہیں، وہ تو بہت ہی جو سو میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ سوچئے سمجھیے، یہ BRS، BJP، BIM، BMIM، یہ تینوں ایک سکے کے 3 رخ ہیں. یہ تینوں ایک سکے کے 3 رخ ہیں. یہ تینوں کو ایک کو ووٹ جانے کا ہے، تینوں کو ووٹ جانے کے برابر ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کی کیا حالت ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے. 12% ریزرویشن بولا، کہاں ہے ریزرویشن بتائیے. ہاں، وقف بورڈ کو میجسٹریل پاورز بولا تھے. شادی مبارک اسکیم میں کسی کو پیسے ملے یہاں پہ بتائیے میرے کو؟ کسی کو بھی نہیں ملے. 2 بیڈروم فلیٹس کس کو دیے؟ اپنے لوکل MLAs کو، اپنے نمائندوں کو چن کے دے لیے. کوئی غریب کو نہیں ملا، کوئی حقدار کو حق نہیں ملا. خالی جو ہے سو اپنے ساتھ والوں کو، اپنے صحبت میں رہنے والوں کو پیسے اپنے بانٹ لیتے. چورا گاؤں بانٹ لے رہے، چورا گاؤں بانٹ رہی. آپ گوشا محل سے کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ آپ ہی ہیں جو گوشا محل کی سیٹ راجا سنگھ کو دلائے. راجا سنگھ کا سسپینشن ریووک کرنے والے آپ ہی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ آپ کی وجہ سے آج راجا سنگھ معلوم وہاں سے الیکشن لڑ رہا، اور الحمدللہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی وہاں سے لڑ رہا، اور ہم وہاں سے جیت کیا بتائیں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، حق کا ساتھ دیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انقلاب لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے، چینج لائیں گے. گھر گھر انقلاب، ہر گھر انقلاب، گلی گلی کا انقلاب، ہر گلی انقلاب آئیں گا. اگلی بار انقلاب کی سرکار رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ سب کی دعائیں رہیں گی، اور ہم آپ کے بیچ میں 24/7 آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. ایک بار موقع دیجیے ہمارے کو بھی، ہمیشہ آپ سب کو موقع دیتے ہیں. ایک بار انقلاب پارٹی کو دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. 30 تاریخ کو الگ صبح جا کر کشتی کے نشان کو اپنا ووٹ دیجیے، اور کوثر مرزا کو بھاری اکثریت سے کامیاب کر یہاں سے جتا کر لائیے، تاکہ آپ کی ہر پریشانی، ہر تکلیف ہر دور کرے. دیکھیے آج آپ یہ جلسے کے سامنے روڈ کیسی ہے، یہاں پر سوراخاں پڑے ہیں، وہاں ڈرینیج کا پانی ہے. یہاں پہ صرف لینڈ گرابر سے، وقف کے لٹے ہیں. ملے سے اتحاد المسلم وقف کے لٹے رہے، یہ پورے لینڈ گرابر سے. ان کو ہٹانے کا بہت اچھا موقع ہے. پھر ایسا موقع نہیں ملے گا آپ کو، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. چینج لائیے، بدلاؤ لائیے. ٹائم کم ہے، مخرن کافی ہے. میں آپ سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ ایک بار کوثر مرزا کو ایک بار موقع دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. آپ کے درمیان 24/7 آپ کے درمیان رہیں گے، اور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. دست ہم نے دریا بھی نہ چھوڑی، بہتے ظلمہ میں دوڑا دیے گھوڑے. کچھ بات ایسی ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہے انقلاب کی، دشمن رہا سارا جہاں ہمارا. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ خبیر صاحب. اب میں ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ سید شاہ احمد حسین شتاری صاحب سے دعوت خطاب دیتا ہوں. صرف 7 منٹ رہ گئے ہیں سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام محبان آل انڈیا مجلس انقلاب ملت کا میں مشکور ہوں کہ وہ جو ہے اس ہماری دعوت پہ جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیے. میں آپ صرف 3 منٹ میں اپنا مختصر سا خطاب ختم کر دوں گا. دیکھیے یہ نیا سفر ہے، نئی منزلیں بلاتی ہے. نیا سفر ہے، نئی منزلیں بلاتی ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. آپ نے ان تمام لوگوں کی تعریف سنی ہے. KCR ماموں ہے، اور KCR BJP سے الائنس ہے.
और हमारे कायदीन MIM के जो है KCR को मामू बोल के उनके अलायंस हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये इत्तला आपको दे रहा हूँ, 10 दिन पहले दारुसलाम में मुसलमान रोटी शीटरों को बुला के एक मीटिंग की गई जिसमें 500 रोटी शीटर थे। ये हमारी जमात के जो लोग हैं मुसलमानों को रोटी शीटर बना देते हैं, कातिल बना देते हैं, लाइन गिरावर बना देते हैं, वह कोर्ट के कुछ दबाव ताराज कर देने की साजिशें करते हैं, कब्रस्तानों पे कब्जा करते हैं। आप अंदाजा लगाइए ये इतना नुकसान पहुंचा है। 60 साल से काबिज है, वक्त नहीं है और ना जो है इनका कोई पोस्टमार्टम किया जा सकता है। सवाल ये है इनके पास कोई मंसूबा नहीं है, इनके पास कोई मंशूर नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इनको मुकाबला करना है तो 30 तारीख के दिन आप वोट दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह जालिमों को हमारे दरमियान से हटा दे, अल्लाह कातिलों को हटा दे, अल्लाह उन लोगों को हटा दे जो मुसलमान बच्चों को रोटी हीटर बनाते हैं, अल्लाह उन लोगों को हटा दे जो वह जायदाद के प्रोटेक्टरों का कत्ल करते हैं। शहीद बा वजीर का कत्ल हुआ, अब कौन कराए? कत्ल नहीं कराए, उसकी मौता नहीं देखे, उसकी मौता में 50,000 से बढ़ के लोग थे, किसी खायद की मौता में इतने लोग नहीं थे, ना सालार की मौता में थे, ना सालार के बाबा की मौता में। क्या बताइए, शहीद है और शहीद जिंदा है और वो उसकी रूह हमारे साथ है। हम जो है अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी जमात को अल्लाह ताला कामयाबी सरफराज करे, कौसर अली मिर्जा में इस्तेकाम पैदा करे। खुदा रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कौसर अली मिर्जा चार मीनार उम्मीदवार तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कभी अब्बास एडवोकेट साहब और सुतारी साहब और जितने भी यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, हमारा जलसा सुने हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की हालात देखते हुए मैं शुक्रिया। खुदा हाफिज। घर घर इनकलाब, गली गली इनकलाब इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।